हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने यूनिट 3 को, जिसका नाम है फ्रेंड्स अपने पास बेसिक आईसीटी स्किल्स। इसमें अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो अपने पास जो टॉपिक है उसके नाम है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, टेबुलेशंस हम लोग किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं यूजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम को, और साथ में प्रेजेंटेशन को। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी बेसिकली तो हम लोग इसको पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th में भी आपके पास कुछ बेसिक्स था इसका, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी पिछला वीडियो हम लोग पहले, इससे पहले की जो वीडियोस है वो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कंप्लीटली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहां अपन ने यूज किया फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस के राइटर को, जबकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ MS वर्ड को। कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ एक बार देखने वाले कि अपने सिलेबस का टॉपिक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको एक्सेल बताने वाला हूँ, और साथ में हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए यूज करने वाले हैं अपना पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं MS वर्ड चला रहा हूँ। वर्ड लिख दूंगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड 2013 भी है, और उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। 2003 है आपके पास में, 2007 है आपके पास में, 2010 है, 2013 है, 16 है। इसके आगे भी अपने पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल है वो 2013 है, तो उसको मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। बाकी आपको जो भी दिख रहा है वो सब क्या टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स क्या होती है, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आप बस एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई रिज्यूमे क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास वेलकम टू वर्ड 2013 कोई ब्रोशर हो सकता है, या आपके पास में कोई कैलेंडर हो सकता है। तो अलग अलग फीचर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा भी आप नेट से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ये कुछ कॉमन है आपके पास, जैसे सर्टिफिकेट से, तो आप सर्टिफिकेट इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला सर्टिफिकेट है, सिंपल सा एडिटिंग करिए, काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ चुका है, जिसका डिफॉल्ट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ टैब है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है अपने पास में, ठीक है, डिजाइन टैब है अपने पास में, इसी टाइप से पेज लेआउट का टैब है, ठीक है, रेफरेंस टैब है। तो ये सारे अलग अलग टैब है। ठीक है, हर टैब के अंदर, जैसे होम टैब की बात करूं, तो हर टैब के अंदर आपको यहाँ अपने कुछ ग्रुप दिख रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी है, कट है, ये कौन से ग्रुप के अंदर है, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, इसी तरीके से फॉन्ट जो आपके पास दिख रहा है, तो ये फॉन्ट आपके पास क्या है, ग्रुप है, जिसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन ग्रुप हो गया, फॉन्ट। ये हो गया पैराग्राफ, जिसमें पैराग्राफ से रिलेटेड आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। ऐसे स्टाइल है, तो स्टाइल्स अपन ने भी क्रिएट कर रखी है ना लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके पास है, आप यहाँ से भी जो है अपने स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से एडिटिंग के अंदर आप फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, ऐसे कुछ ऑप्शंस भी देख सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो एरिया दिख रहा है, जिसको अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जाकर के मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू RAND। एक टेम्परेरी मुझे कुछ डेटा लिखना है जो MS वर्ड में पहले से होता है, उसके लिए मैंने इक्वल्स टू RAND लिखा है, मैं इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी जो साइज वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज, यहाँ से मैं 16 कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फॉन्ट जो है वो अलग अलग अपन ले सकते हैं, जैसे मंगल आ गया, आप देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल से। आपको जो स्टाइल चूज करनी है, आप वो स्टाइल में इस फॉन्ट को ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से इसका कोई कलर चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप इस टेक्स्ट के पीछे हाइलाइटर यूज करना चाह रहे हैं, हाइलाइटर का जो भी कलर आप लेना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने पास क्या, फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, फॉन्ट की साइज कैसे चेंज करते हैं, आप टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, आप अपने टेक्स्ट को, जो भी आपका टेक्स्ट है, इसको आप बोल्ड कैसे करते हैं। तो इस बी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल बी, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी या बी, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आई करेंगे, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, इटैलिक हो रहा है। ठीक है, यू पे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू कब काम आता है, जैसे अपन कोई चीज को काट के शो करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो लिखा आता है 2000 रुपए का प्रोडक्ट है, काट करके लिखा जाता है कि ये आपको 1700 रुपए में मिलने वाला है। तो वो सब क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू, यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से कट जाता है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक अमाउंट लिख देता हूँ, 2000 रुपीज। ठीक है, और फिर उसके आगे जाके लिख देता हूँ मैं, सपोज 1700।
ठीक है। तो मैं इस 2000 को जो यहाँ से काटना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे अपन इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने ये। इसी टाइप से आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि 10th TH ऊपर की तरफ लिखना चाह रहे हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट ले सकते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर ऊपर लिखना चाह रहे हैं 2 को, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ कुछ अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको जैसे ये मान लो, ठीक है, ये एक हेडिंग बना देता हूँ मैं इसको सपोज। तो ये अभी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, आप इसको राइट में लेना चाह रहे हैं, सेंटर में लेना चाह रहे हैं, जहां आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा लेफ्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके पास सेंटर है। ठीक है, इसके पास आपके पास राइट मिल जाएगा, और लास्ट है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई और लेफ्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा होगा आपको जब नॉर्मल हेडिंग है, लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, ठीक है, इस पैराग्राफ को देखिए, तो ये पैराग्राफ जो है सारे के सारे लेफ्ट अलाइनमेंट है। पैराग्राफ जो है ना, हमेशा आपका क्या होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई के ऊपर अब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ से इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जिगजैग हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये इक्वल रहे बोथ साइड से, तो ये आपने क्या कर दिया, अलाइनमेंट इसका सेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि इस पैराग्राफ के बीच में लाइन का मुझे स्पेस रखना है, आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहाँ से, लाइन स्पेसिंग को लेकर के। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके अंदर जो है इस फाइल को सेव करके रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो सेव कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं इस कंटेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी का मतलब वो वहां पर भी रहेगा, उसकी कॉपी बन चुकी है क्लिपबोर्ड के अंदर। ठीक है, और उसको आप कहीं और जाकर के पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल सा है, उसको इस पेस्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट भी है Ctrl+V, उसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। वो कंटेंट जो आपने ऊपर से कॉपी किया था वो यहाँ आपका पेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, आप उसको कट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप कट कर दीजिए, वो वहां से हट जाएगा, और आप जहां लेके आना चाहते हैं वहां जाके क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, वो वहां आ जाएगा। तो कट पेस्ट क्या होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, किस तरीके से साइज आप अपने कंटेंट की बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं वो आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जो है केवल एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में केवल एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आप सेव करते हैं, किस तरीके से आप उसको ओपन करते हैं, किस तरीके से आप प्रिंट करते हैं, ये कुछ चीजें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिखने वाला था कुछ नाम, मैंने जाके लिख दिया दिस इज अ बुक। ठीक है, और मैंने बुक की स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बुक की स्पेलिंग में ये लिख देता हूँ, तो देखिए कुछ मिस्टेक है। अच्छा, मैं इसकी एक तो साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये इजीली दिखता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज अ बुक, इस टाइप से लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप स्पेलिंग को करेक्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपल सा राइट क्लिक करके ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से आप क्या लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपल सा है, आप F7 की को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको बुक ये रखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए ये ऑटोमेटिक उसको चेंज कर देगा, और आगे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे कुछ मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर जो है इनको चेंज भी कर सकते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग कुछ और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी एक वर्ड, जैसे कि सपोज इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद में मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ अगर F7 की को प्रेस करता हूँ, तो ये क्या कर देगा, थिसॉरस बता देगा, मतलब इस वर्ड से रिलेटेड इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को बता देगा। तो मैं यहाँ पर जो है इस पिक्चर की जगह फोटोग्राफ को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, फोटो को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, या फिर अपने पास स्नैपशॉट को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, पिक्चर, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें से जिस किसी को भी लेना चाहें, आप सिंपल सा है उसके पास में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये लेना चाह रहा हूँ, पास में क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आपके यहाँ पर जो भी कुछ लिखा था उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। और भी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ, अगर आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ऑप्शन भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेव। ठीक है, इस सेव की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल से क्या कर दूंगा, शिफ्ट के साथ F7 की को प्रेस कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जगह ये कुछ आपके पास सिनोनिम्स थे, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, एंटोनिम्स आ गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना फाइल को किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फाइल बटन पे जाके क्लिक करना है, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेव, आप इस सेव बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। किस जगह पर आपको इसको सेव करना है, आप सिंपल सा, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे जाके फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर इस फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो फाइल अपनी सेव हो चुकी है।
अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी इस फाइल को क्लोज करना चाह रहा हूँ। आप फाइल में जाके क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो चुकी है। फिर से कभी आपको इसके बाद फाइल को ओपन करना है, फाइल में जा सकते हैं, ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कौन सी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं उस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पे जो रखी है, या रिसेंट में भी आपको मिल जाएगा लास्ट वाली फाइल। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो वाली फाइल अपन ने वापस यहाँ ओपन करके देख ली है। ठीक है, तो इस तरीके से ना अपन ने कुछ बेसिक चीजें यहाँ डिस्कस करी है जो अपन अप्लाई कर सकते हैं अपने MS वर्ड के अंदर या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे इंसर्ट में जाकर के आप यहाँ से टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो साइज आप बताएंगे उस साइज की टेबल आपके पास यहाँ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप टेबल का कुछ यहाँ पर शेड वगैरह डालना चाह रहे हैं, कलर डालना चाह रहे हैं, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर की स्टाइल वगैरह आप किस टाइप से लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर हम लोग यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी इमेज जो आप लेना चाहें वो इमेज अपने पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ से जो है इंसर्ट में जाके यहाँ पर जो है चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चार्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। चार्ट के अंदर आपको जिस टाइप का चार्ट अच्छा लग जाए, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा इसी चार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेता हूँ, एक बार ओके, जिससे कि मेरे सामने एक चार्ट आ जाएगा और साथ में एक चार्ट की टेबल आ जाएगी। उसमें मैं कुछ वैल्यू सेट कर सकता हूँ, जैसे कि सपोज ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है, और ये लिख देता हूँ मैं मैथ्स। इसी के तरीके से अपन यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम लिख देते हैं। सपोज कि एक था जिसका नाम था अमन, एक था भावेश, एक था अपने पास चंदन, ठीक है, और एक है अपने पास यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देते हैं जैसे कि दिनेश। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी के मार्क्स उसके कुछ ये आ गए। इस टाइप से आप देखेंगे चार्ट अपना ऑटोमेटिक मॉडिफाई होता जा रहा है। इसी टाइप से इंग्लिश के मार्क्स उनके ये कुछ आ चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग यहाँ मैथ्स के मार्क्स डाल देते हैं, तो मैथ्स के मार्क्स उनके किसी के ये आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका चार्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सभी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैं यहाँ बार क्लिक कर सकता हूँ, इसको आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। आपका चार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं यहाँ बार क्लिक कर देता हूँ और इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ कुछ और इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस इंसर्ट में ही यहाँ से शेप्स इंसर्ट करना चाहें, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप्स के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा शेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कलर आप चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, बॉर्डर चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपको जैसा अच्छा लग जाए, उसका शेप का कलर चेंज करना चाह रहे हो वो चेंज कर सकते हो आप। उसका आउट बॉर्डर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल सा है। और हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं अपने सब्जेक्टिव स्किल्स वाले पार्ट में भी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर ही अपने को यहाँ हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हेडर में जाकर के कुछ लिखना चाह रहे हैं, फुटर में कुछ लिखना चाह रहे हैं, पेज नंबर डालना चाह रहे हैं, आप सिंपल से पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए। टॉप ऑफ द पेज आपको यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए, आप सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, स्टाइल्स बता दीजिए। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स हर पेज के ऊपर, ठीक है, हर पेज के ऊपर आपको यहाँ नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस पे 2 लिखा है, इसके ऊपर 1 लिखा है, हर पेज के ऊपर आपको नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी टाइप से आप यहाँ पर अगर कुछ खुद का कुछ कंटेंट डालना चाह रहे हैं, जैसे कि ये 1 लिखा है, मैं 1 की जगह यहाँ कुछ लिखना चाह रहा था जैसे WS क्यूब टेक। ठीक है, आपको जो लिखना है जैसे लिखना है लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर WS क्यूब टेक लिख देता हूँ। अब आप वापस से जाके देखेंगे हर पेज के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट पेज पे WS क्यूब टेक 1 था, सेकंड पे WS क्यूब टेक 2 है, WS क्यूब टेक 3, WS क्यूब टेक 4, इस टाइप से आप इसको देखेंगे। हेडर आपका आ रहा है। हेडर क्या होता है, हर पेज के ऊपर जो आता है, और फुटर क्या होता है, हर पेज के नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो अपने सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसी टाइप से डिजाइन के अंदर आप यहाँ से कुछ डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टेबल की या किसी और की भी, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स की डिजाइन। ठीक है, पेज लेआउट में आपको लेआउट से रिलेटेड फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आप मल्टीपल कॉलम बनाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में बना सकते हैं, मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं, ओरिएंटेशन सेट करना चाह रहे हैं, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक लिस्ट बना देता हूँ। जैसे कि मैं लिखना चाह रहा था कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हार्डवेयर जो है वो कितने कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स में लिख देता हूँ रैम है, ठीक है, रोम है, या अपने पास और कुछ नाम है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कंप्यूटर के कितने टाइप हो गए,
दो पार्ट थे, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड पार्ट। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये सेकंड, ठीक है। अब ये जो है आपके पास रैम और रोम, ये किसके पार्ट है, तो आप इसको फिर से अंदर और इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। तो 1 2 1 के अंदर ए बी, ये सब क्या आपके पास है, बुलेट्स है, नंबरिंग है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये सब नंबर है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये ABCD नहीं चाहिए, पास वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ से इस टाइप का शेप लेना चाह रहा हूँ या सिंबल लेना चाह रहा हूँ, ये क्या हो गया आपके पास, बुलेट्स हो गया। तो बुलेट्स, नंबरिंग, बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना चाह रहा हूँ, सपोज कहीं सेव लिखा था अपन ने, ठीक है। तो आप सिंपल सा है, कंट्रोल के साथ F कर सकते हैं, कंट्रोल F, यहाँ पर जाके लिख दीजिए सेव कहाँ लिखा था, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी सेव लिखा होगा वो आपको कर्सर वहां जाके डिस्प्ले कर देगा, यहाँ आपने सेव लिख रखा था, फाइंड। आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जहां जहां पे न्यू लिखा है वहां पे ओल्ड हो जाए, कंट्रोल H शॉर्टकट है, आप वहां पर जाके लिख सकते हैं। जहां कहीं पर भी न्यू लिखा है उस सभी जगह क्या हो जाए, ओल्ड हो जाए। तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। 5 जगह रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ मिल जाएगी, देख लो, फाइंड है, रिप्लेस है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आज हम लोग पहले तो बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे एडवांस की जो चीजें हैं वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैप्टर या यूनिट की अगर बात करूँ तो यूनिट 6 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें स्टार्टिंग में बेसिक्स भी किया और बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एडवांस को भी डिस्कस कर रखा है। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे कि और सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग इतने ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर टेबुलर के लिए स्प्रेडशीट को, जिसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर को। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर MS एक्सेल को स्टार्ट कर दिया है। एक्सेल यानी कि आपके पास एक वर्कबुक कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आपके पास जो कंप्लीट आपकी एक फाइल होती है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक वर्कबुक। वर्कबुक जो है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शीट 1 है, एक शीट 2 है, एक शीट 3 है। आप प्लस बटन पे क्लिक करके शीट 4 ले सकते हैं, इसी टाइप से, और प्लस पे क्लिक करके एक और शीट आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी फाइल है जिस पे लिखा है बुक 1, ये कंप्लीट आपकी पूरी एक फाइल है और इस फाइल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्कबुक। अच्छा, वर्कबुक क्या क्लियर हो गया होगा, जिसमें क्या होती है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। अब वर्कशीट क्या होती है, हर एक शीट के अंदर आपके पास जो है एक टेबल बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग डेटा है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके पास एक कॉलम है, कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये कॉलम C है। इसी टाइप से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ABCD करते हुए Z तक आप जाएंगे, Z के बाद आपको AA AB AC, इस टाइप से आपको लास्ट तक जब आप जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ मिलेगा XFD, ठीक है। लास्ट कॉलम कौन सा है, XFD। यानी कि आप इतने सारे कॉलम का जो डेटा है वो आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नीचे जा सकते हैं आप लोग रो वाइज, जैसे रो नंबर 1 था, ये रो नंबर 2 है, ठीक है। जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर रो पे क्लिक कर देता हूं तो ये आपके पास रो नंबर 4 है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी रो है। टोटल आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर 10,48,000 10,48,7 यहाँ 576 यानी कि 10,48,576 टोटल रो होती है। लगभग 10.5 लाख के आसपास रिकॉर्ड आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में फ्रेंड्स आप एरो यूज करेंगे तो आप ऊपर नीचे यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आप मूव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में एरो की को आपको यूज करना है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था, ये एक कॉलम है आपके पास, ये कंप्लीटली रो है। रो और कॉलम का जो एक इंटरसेक्शन होता है, जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो ये B है, यहाँ देखें तो 3 है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीटली एक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, किसको सेलेक्ट किया है, बहुत सारी सेल है, अब उसमें से मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो वो सेल जिसको मैं अभी, जिसके ऊपर मैं कुछ टाइप करूं तो वहां लिखा है, मतलब एडिट मोड में है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव सेल। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये कौन सा अपना एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कौन सा है, उसका नेम अगर अपन देखें तो फ्रेंड्स पहले अपने पास आता है K और उसके बाद अपने पास आएगा 8, यानी कि पहले आपके पास होता है कॉलम नेम और उसके बाद आपके पास होता है रो नंबर, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा हो गया अपने पास में F4। उसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं। तो जिस किसी भी सेल को आपने एक्टिव कर रखा है, या कह सकते हैं जो भी आपकी एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। आगे आप यहाँ फॉर्मूला बार देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो कुछ भी फॉर्मूला लिखते हैं वो यहाँ आपको दिखाई देता है। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं एक्सेल को।
तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऐसे ही सपोज कोई स्कूल का डेटा होगा जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जाकर के नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी के मार्क्स डालूंगा, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मैथ्स के मार्क्स डालने वाला हूँ, यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स डालने वाला हूँ, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर आईटी के मार्क्स डाल दूंगा, यहाँ टोटल ले लूंगा, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ परसेंटेज ले लेता हूँ। अब मुझे इसमें क्या करना है, टेबुलर डेटा स्टोर करना है, जैसे 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर किसी दो सेल को सेलेक्ट करके अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, पकड़ के खींच के आगे जाके छोड़े, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक वो एक सीरीज शुरू हो जाती है जिसको हम लोग फिल हैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, केवल 5 रिकॉर्ड ही स्टोर करने वाला हूँ। 5 लोगों के नाम है मुझे स्टोर करने हैं। किसी का नाम फ्रेंड्स यहाँ अमन हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पर भावेश हो सकता है, किसी का नाम यहाँ पर चंदन हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ दिनेश ले लेता हूँ, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं राहुल ले लेता हूँ। अब इनके अलग अलग हिंदी के मार्क्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इनके कुछ हिंदी के मार्क्स स्टोर कर लेता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किसी के मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर लेता हूँ, किसी के मैथ्स के मार्क्स ये आए हैं, इसी टाइप से किसी के इंग्लिश के मार्क्स आए हैं ये वाले कुछ, इस टाइप से मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ यहाँ पर, और लास्ट आईटी के मार्क्स में यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास जो है वो कुछ मार्क्स स्टोर हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अपने पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं। काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन के लिए मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, एक तो फॉर्मूला और दूसरा अपने पास होता है फंक्शन। देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इक्वल्स टू, उसके बाद क्या लिख दूंगा यहाँ पर, कौन सा आपको सम करना है। तो मैं ऐसे करने वाला हूँ जैसे कि मुझे 98 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 94 सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो आपके सामने आ गया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या फ्रेंड्स, इस स्टूडेंट ने अपनी कॉपी चेक कराई और पता पड़ा जब 98 हिंदी में आ रहे हैं, 97 97 आईटी में कम कैसे आ गए। तो इस स्टूडेंट ने कॉपी रीचेक करवाई और यहाँ 94 नहीं जबकि 97 या 98 मार्क्स थे। तो देखिए यहाँ पर इसके मार्क्स इंक्रीज हुए, लेकिन टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने लिखा क्या था इसके अंदर, क्या लिखा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमने यहाँ जाकर के लिखा था, क्या लिखा है, 98 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 94। तो यहाँ हमने लिखा ही 94 है, तो ऑब्वियसली वो 94 को ही ऐड करेगा, जबकि भले ही आपने यहाँ 98 लिखा है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये जो तरीका है वो सही नहीं है। तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, सेल का एड्रेस लिखना है। हर एक सेल का एड्रेस, जैसे कि ये वाली सेल, ये कौन सी है फ्रेंड्स, अपने पास C3। अच्छा यहाँ पर भी दिख रही होगी और आप इसको देख भी सकते हो, ऊपर ये C कॉलम है और 3 रो है आपके पास, ठीक है। C3 प्लस D3, ठीक है, प्लस E3 आपके पास, इसी टाइप से प्लस F3 भी आपके पास है। तो इस टाइप से ये 4 सेलेक्ट करिए मैंने सेल को, एंटर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर सम आ चुका है। अब अगर इसके नंबर अपन यहाँ पर चेंज करते हैं, आप देख सकते हैं फर्क पड़ रहा है। मैं इसके नंबर अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 50 कर देता हूँ, 50, तो इसके फर्क पड़ गया। और अगर मैं यहाँ पर 97 कर दूंगा, 98 कर दूंगा, तो उसका इफेक्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एकदम सही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आपको हमेशा यहाँ पर यूज क्या करना चाहिए, सेल का एड्रेस। अब सेल एड्रेस तो ठीक है, कैलकुलेशन का काम ठीक है। अब सेल एड्रेस जो है ना अपने पास, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको पकड़ के यहाँ से ऊपर नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, फिल हैंडल के थ्रू। तो जैसे मैंने 390 है, वहां पर क्या लिया था अपन ने, C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3। तो वैसे ही जैसे मैं इस सेल को पकड़ के नीचे खींचूंगा है ना, 3 की जगह 4 में लूंगा, तो 4th वाली रो में ऑटोमेटिक उसका जो फॉर्मूला है वो अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही 5 में आऊंगा, 6 में आऊंगा, 7 वाली सेल में आऊंगा, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर अपन जाके देखें, वापस F2 की को प्रेस करूंगा, तो ये यहाँ पर दिखा देगा कि हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लिखा था। हमने क्या लिखा था, 3, और उसको पकड़ के कॉपी पेस्ट किया है मैंने, ठीक है, या कह सकते हैं फिल हैंडल के थ्रू पकड़ के मैंने नीचे खींच के छोड़ा है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, 3 की जगह 4 या 5 या 6 या 7, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो यहाँ पर अपन ने जो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया है रेफरेंस, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस है सेल का। ये रेफरेंस है अपने पास में रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब है, जैसे मैंने इसको 3 वाले को पकड़ के 4th पे ले गया, तो ऑटोमेटिक वो 4th में अपडेट हो गया, यहाँ लेके आया 5 में हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ ऐसा करता, सिंपल सा काम करता, मैं इसके आगे, ठीक है, जो C3 लिखा है, इसके आगे क्या कर देता, मैं डॉलर का सिंबल लगा देता, ठीक है। इस टाइप से इन दोनों के आगे मैं जाके डॉलर का सिंबल लगा देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, अब ये कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट का मतलब है कि अब ये हमेशा वैल्यू जो है वो C3, D3, E3 और F3 से ही उठाने वाला है।
भले आप इसको कहीं पर भी जाके कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी C3 होगा, यहाँ पर भी C3 होगा, यहाँ पर भी C3D3 जो आपने सेल एड्रेस डाला है वही रहेगा, अपडेट नहीं होगा। तो कभी-कभी हम लोगों को अपडेट वाली वैल्यू लेनी होती है तो वहां हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देते हैं। बाकी मोस्टली हमारे पास एब्सोल्यूट होती है और यहाँ इन दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है जिसमें आप चाहते हो हमारी कॉलम फिक्स रहे, रो चेंज हो सके या रो आपकी फिक्स हो जाए, कॉलम आपका चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पर आप इन दोनों में से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डॉलर हटा सकते हो। तो जैसे इसमें अपने डॉलर किसके आगे लगा है, सी के आगे, तो यहाँ कॉलम अपना फिक्स है, रो अपनी फिक्स नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है वो सेल एड्रेस जो है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज अपन ने कर लिया है। अच्छा, अभी अपन देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको आगे पीछे कहीं और कॉपी पेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पर ये कॉलम की जो वैल्यू है वो तो फिक्स ही रखेगा, रो की वैल्यू ये चेंज कर सकता है क्योंकि अपन ने क्या करा है, केवल कॉलम को यहाँ पर एब्सोल्यूट बनाया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें थी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ सॉर्ट करना, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इसी टाइप से आप किसी और सेल के अकॉर्डिंग करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ मैथ्स के अकॉर्डिंग मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है, तो मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, टोटल के अकॉर्डिंग किसके। अच्छा, पहले अपन एक काम करते हैं, परसेंटेज को भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट्स में से आया है। ठीक है, तो कितने में से आया ये मार्क्स आपके, 400 मल्टीप्लाई 100, बस इतना सा आपको लिखना है और आप इसको पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे तो सब सेल्स के अंदर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसी टाइप से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये जो अपन की जो टेबल है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। तो मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आपको जो टेबल अच्छी लग जाए, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लग जाए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ आपके सामने वो टेबल क्रिएट हो चुकी है जैसा अपन ने चूज किया था। मैं वापस अंडू कर देता हूँ, सिर्फ बताने के लिए था। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सॉर्टिंग के लिए। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अगर सपोज मैं यहाँ पर टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल 90 वाला जैसे ऊपर है, उसके बाद 80, ये 87 वाला ऊपर आना चाहिए, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो है वो दिनेश पूरा ऊपर आना चाहिए, रोल नंबर भी ऊपर आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के उसके जो मार्क्स है, मतलब पूरा रिकॉर्ड अपन को ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिए अपन को क्या करना होता है, हमेशा पूरे की पूरी सेल को, जहां आपका पूरा डेटा है, उस पूरे डेटा को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगर आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा डेटा में आ सकते हैं, सॉर्टिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप किस सेल के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाह रहे हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 98 या 390, 87, 87, 82 और 78, तो ये वाला जो एरिया है टोटल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर लिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर का मतलब हो गया, हम लोग चाहते हैं यहाँ से पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को देखना, तो सिंपल सा काम है, आप इस फिल्टर के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ आप देख रहे होंगे फिल्टर बॉक्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से जो है इस बटन के ऊपर क्लिक करके, इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल या ऑफ करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ से पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का डेटा देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर केवल चंदन का डेटा देखना चाह रहा हूँ, ओके कर दीजिए, आपको केवल चंदन का डेटा दिखाई देगा। आप यहाँ से फिर से जो है इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सपोज मैं सारा डेटा देखना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझे आईटी का डेटा देखना है जिसके मार्क्स आपके पास कितने आए, 95 आए, तो मैं इन सबको हटा के केवल 95 बटन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे आईटी में जिसके 95 आए वही आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब फिल्टर के भी अलग अलग अपने स्टैंडर्ड होते हैं जो हम लोग आगे कभी चलते हुए देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली इतनी ही चीजें देखने वाले हैं जिसमें स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या कुछ काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर फ्रेंड्स फंक्शंस को भी यूज कर सकता था। मैं एक दूसरी शीट पे आ जाता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसमें मेरे पास कहीं कुछ सपोज कि मैं इसकी एक तो साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक एम्प्लॉय है, किसी का नेम है, ठीक है, और यहाँ पर मैं वो कुछ कह सकते हैं कुछ क्वांटिटीज हैं जो सेल आउट करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जैसे कि ईस्ट में वो कितना दे रहा है, साउथ में कितना दे रहा है, ठीक है, नॉर्थ में कितना दे रहा है, तो इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर नेम है फ्रेंड, सपोज कि मैं यहाँ लिख देता हूँ किसी का नाम है नमन, ठीक है, किसी का नाम है विनय, किसी का नाम है योगेश और किसी का नाम है तरुण। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। ये ईस्ट में इतने आइटम बेचता है, जो भी इसके आइटम है, ठीक है, इन लोगों के। इसी टाइप से साउथ में कितना आइटम बेच रहा है, तो वो साउथ के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूँ।
इसी टाइप से नॉर्थ में वो इतने आइटम को जो है बेच रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनका सम निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ टोटल, और टोटल मुझे इस तरीके से निकालनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर इक्वल्स टू। अब देखिए अभी अपन ने पहले जो ना यहाँ पर यूज किया था फॉर्मूला, अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फंक्शन। एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सम, बेसिक है आप समझ जाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेनी है। तो देखिए आप या तो पूरा लिखिए B2 प्लस या जो भी B3 C3 D3 E3 F3, भले आपके पास रेंज बहुत बड़ी हो तो आपको पूरा लिखना है तो आप वो कर सकते हैं, या नहीं तो आप फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक की एक रेंज बता दीजिए। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है B3 से लेकर के D3 तक। ऐसे ही अगर आप चाह रहे थे कि B3 से लेकर के F3 तक चलना है, B3 से लेकर के Z3 तक चलना है, तो एक कंप्लीट रेंज आप यहाँ पर चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही डेटा ले लेता हूँ, 292 है, मैं इसी को आगे की तरफ पकड़ के ले रहा हूँ, तो देखिए इन सभी का टोटल, ठीक है, जैसे इसका टोटल ही आ चुका है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या निकाला था, सम निकाला था। मैं एवरेज लेना चाह रहा हूँ, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। एवरेज लेना है, किसका एवरेज लेना है, तो मैं यहाँ से इसका एवरेज, एवरेज कितना अपन सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर मैक्स लेना चाह रहा हूँ, मैक्स, मैक्स यहाँ से लेकर के इसके बीच में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेना चाह रहे हैं, आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर काउंट भी कर सकता हूँ कि टोटल अपन के पास जो है कितने लोग यहाँ पर जो है सेल आउट करे, तो इक्वल्स टू मैं यहाँ कर सकता हूँ काउंट। काउंट कहाँ से कहाँ तक करना है, इसको काउंट करते हैं, तो कितने हैं, 4 लोग हैं, 4 आ जाएगा आपके पास। बहुत सारे फंक्शंस भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे अपन ने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, वर्ड में देख रखा है, तो आप यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं आपके पास। पेज लेआउट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, किस तरीके से आपका पेज का मार्जिन होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, साइज कैसी होगी, प्रिंट के एरिया क्या होगा, किस तरीके से आप पेज को ब्रेक देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड में आप कोई कलर इमेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला और फंक्शंस से रिलेटेड आपको फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था सम को लेकर के, तो आप इस बटन पे क्लिक करिए, देखिए सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसी टाइप से डेटा के अंदर भी आपको कुछ कॉमन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें सॉर्टिंग और फिल्टर अपन ने अभी डिस्कस किया, बेसिकली यही अपने काम का है। और आगे जाते हुए जब हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम को, हालांकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हो सकता है आपने अभी तक कवर नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं अपने पास जो चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट 7 है, उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कंसोलिडेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, डेटा वैलिडेशंस क्या है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमने वहां पर कवर किया है, जो अपने सिलेबस में भी है। इसी टाइप से रिव्यू के कुछ फीचर्स हैं, व्यू के कुछ फीचर्स हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं वैसे, बट अपने सिलेबस में यहाँ इस चैप्टर में केवल एक इंट्रोडक्शन है, इसलिए अपन ने यहाँ कुछ बेसिक चीजों को ही डिस्कस किया। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग फाइल में जाकर के अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, आप अपनी फाइल की लोकेशन बता के सेव कर सकते हैं, सेव एज से उसकी डुप्लीकेट बन जाती है, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ, लोकेशन आप चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जो है वो डेस्कटॉप पे जाकर के सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे आप किसी भी नाम से फाइल सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो, और आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना, आप कंट्रोल के साथ P को यूज कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। पेज सेटअप में आप पेज को सेटअप कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप सिंपल सा यहाँ पर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अभी तक 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें एक हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए MS वर्ड को, और स्प्रेडशीट के लिए हमने यहाँ पर यूज कर रखा है अभी तक एक्सेल को। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर पावर पॉइंट को। तो बस पावर पॉइंट को आपको स्टार्ट करना है, पावर पॉइंट अपनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अंदर हम लोग एक अपनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देंगे। तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप कुछ टेम्पलेट्स देख सकते हैं, आप पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, अपनी ब्लैंक भी फाइल यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से ये टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें जो भी आपको कलर अच्छा लग जाए आप चूज कर सकते हैं। मैं ये ब्लू शेड वाला ही ले लेता हूँ। इस टाइप से आपके पास यहाँ एक टेम्पलेट आ चुकी है। यहाँ आपको जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक, ठीक है ना, और यहाँ पर जाकर के ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ की ऑफ सक्सेस, ठीक है।
अच्छा ये कलर जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो कलर अच्छा लग जाए आप वो कलर चूज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके साथ में आप उनकी साइज वगैरह चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं साइज चेंज कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ। इसी टाइप से जो WS क्यूब टैग अपने लोगों ने लिख रखा है फ्रेंड्स, इसकी भी मैं साइज यहाँ से बड़ी करना चाह रहा हूँ, साइज बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। इसको भी बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपने एक फर्स्ट स्लाइड बना दी है। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर एक और स्लाइड चाहिए, यानी इस स्लाइड के साथ साथ एक और स्लाइड चाहिए। तो बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, अपनी PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अपने पास एक फर्स्ट स्लाइड बन चुकी है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक और स्लाइड लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल सा काम कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन आ जाएगा न्यू स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट भी होती है आपके पास Ctrl+M। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सेम टू सेम आप इंसर्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा न्यू स्लाइड। आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग लेआउट मिल जाएंगे कि आप उस स्लाइड में क्या डालना चाह रहे हैं, मतलब एक इमेज डालना चाह रहे हैं, 2 इमेजेस डालना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ टाइटल डालना है, आपको टाइटल के साथ साथ सब टाइटल भी चाहिए, जो भी आप चूज करना चाहें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें मुझे इमेज चाहिए तो आप पिक्चर्स पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पर जो है पिक्चर्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डाल रखी है सपोज की डाउनलोड्स में, ठीक है। तो डाउनलोड्स में बहुत सारी इमेजेस है, मैं यहाँ से एक इमेज को चूज कर लेता हूँ। इसी टाइप से एक और इमेजेस को मैं लेना चाह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास एक ये इमेज भी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस को यूज कर लिया और साथ में यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ऐसे ही, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया है। अब मुझे एक और यहाँ पर स्लाइड चाहिए फ्रेंड्स, तो आप सिंपल सा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+M, या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ और लेना है तो आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं। मैं इस बार ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो जिसमें 5 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कॉलम तो ले लेता हूँ 3 और रो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 5। ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा, टेबल आ चुकी होगी। इसका फॉर्मेट आपको जो अच्छा लग जाए आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स अपने पास में क्लास, यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ लिखा है मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है 1, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2, 3 और 4, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स थे, किसी का नाम था फ्रेंड्स यहाँ पर योगेश, किसी का नाम है कमल, किसी का नाम है यहाँ पर राहुल, और यहाँ पर एक जना है जिसका नाम है तरुण। और मार्क्स की बात करें फ्रेंड्स, इसके मार्क्स इतने आ गए हैं करीब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कहीं कुछ मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मार्क्स को लेते हुए यहाँ एक टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक और स्लाइड ले लेता हूँ। इस टाइप से आप एक और स्लाइड ले सकते हैं। इस बार आप यहाँ पर कोई वीडियो डाल सकते हैं, या बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं, या आप और भी कुछ चीजें ले सकते हैं, चार्ट लेना चाहें चार्ट ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो चूज करने आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा, सपोज कि कुछ कोर्सेज के नाम लिख देता हूँ, जैसे C++ है, ठीक है। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोगों ने नाम सुन रखी होगी, जैसे C है, ठीक है, C++ है अपने पास में, कह सकते हैं कि DSA है, जावा है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं पाइथन है। इस टाइप से और भी कुछ लैंग्वेजेस हो सकती है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं PHP है, ASP है, JSP है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मैं यहाँ पर कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसका भी मुझे कलर यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आपको लग रहा है आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इनकी साइज थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह चूज कर सकते हैं जो आपको सही लग जाए, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग इसके ऊपर कुछ और फॉर्मेट भी अभी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ कलर, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपको शायद दिख जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोर्सेज। इस प्लेस होल्डर को पकड़ के आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी लेके आ सकते हैं, इस प्लेस होल्डर को पकड़ के आप चाहें तो नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना अपने कुछ कॉमन चीजें जो हैं वो अप्लाई कर दी है, मतलब बेसिक चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड जो है वो इस तरीके से अपीयर हो, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे जब आप आओगे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो नीचे कुछ इफेक्ट्स हैं वो इस तरीके से आने चाहिए। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्लाइड जाएगी और सेकंड स्लाइड आ जाएगी। इसी टाइप से थर्ड स्लाइड के ऊपर जाऊंगा, यहाँ कुछ और मैं इफेक्ट लगा लेता हूँ, जैसे कि ये वाला कुछ,
तो ये इस तरीके से गायब होगी और नेक्स्ट स्लाइड अपने पास आएगी। लास्ट अपने पास एक और स्लाइड है, इसके ऊपर भी मैं कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास स्लाइड आएगी। इसके बाद अगर आप लास्ट लेना चाह रहे हैं तो एक और ले सकते हैं, जिसके अंदर जाकर के मैं थैंक यू लिख देता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जाकर के सिंपल सा थैंक्स लिख दिया। दूसरा इस प्लेस होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं, हटा देता हूँ, इसको पकड़ के मैं ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आपको लगे आपको ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है, आप नॉर्मल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिजाइन चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से ये भी चूज कर सकते हैं, आप ये वाली चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लग जाए आप वो डिजाइन यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी साइज जो है वो और बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डिजाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशंस क्या होता है, जैसे कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर टेक्स्ट, जैसे एक था आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन, अब मैं बताने वाला हूँ एनिमेशन। एनिमेशन क्या हो जाएगा कि ये जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरी वाली ये जो इमेज है, ये इमेज कैसे आपको डिस्प्ले करनी है, तो ये इमेज कुछ इस टाइप से आएगी। दूसरी इमेज आपको कैसे लेनी है, तो मैं इसको फ्लाई इन करना चाह रहा हूँ, इस टाइप से आनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से इसके ऊपर जो टेबल है वो आपको कैसे डिस्प्ले करवानी है, आप ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं, यहाँ मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो मार्क्स को आपको कैसे डिस्प्ले करना है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जो अच्छा लग जाए आप उसको यहाँ से फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से, इस तरीके से इस पे अगर आपको कोई इफेक्ट लगाने आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, खूब सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से वो कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लास्ट है अपने पास थैंक्स वाला, इसके अंदर आपको कोई इफेक्ट लगाना है सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर यहाँ पर फिर डाल देता हूँ। अब ये कंप्लीट अपना हो चुका है। देखिए अब क्या करना है, F5 की को प्रेस करना है। F5 क्या करेगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा, इस टाइप से आपको कुछ डिस्प्ले करेगा, ठीक है। की ऑफ सक्सेस लिखा आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे ये कुछ कंटेंट लिखा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो इस तरीके से ये जाकर के नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। इसके कंटेंट को देखना है, ये आपने एक इमेज ली, दूसरी इमेज आएगी। अब मैं इसके लिए ना यहाँ पर एंटर की को प्रेस करता हुआ जा रहा हूँ, इस तरीके से अब आपके पास में नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी इस टाइप से। और आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर इफेक्ट लगा है, इसको ऊपर इफेक्ट लगा है, ये ट्रांजिशन गया, ये अब इनके एनिमेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। डीएसए पे लगेगा, जावा पे लगेगा, पाइथन पे लगा, पीएचपी के ऊपर एनिमेशन आया, ठीक है, जेएसपी, एएसपी, जो आपने टेक्स्ट लिखे उसके ऊपर यहाँ इफेक्ट लगाना शुरू कर देगा। इस टाइप से थैंक्स के ऊपर लगाया और धीरे धीरे थैंक्स गायब, ठीक है। अब लास्ट में आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो चुकी है और वापस आप नॉर्मल एडिट मोड में आ चुके हैं। तो बेसिक चीजें हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, किस तरीके से आप यूज करते हैं एनिमेशन, ट्रांजिशंस को, इमेजेस को, ये कॉमन चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसी टाइप से अब इसमें कुछ कॉमन चीजें बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर जो है इस फाइल को भी सेव कर सकते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से किसी इमेज को आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, कट पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो मार्क्स लिखा था, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो इसको मैं सिंपल सा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, इसके आगे आके सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ, तो वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ आ जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ क्लास नेम जो कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को भी यहाँ पर चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इमेज को भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इमेज को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस वाले स्लाइड पे आके सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, आप जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके यहाँ आप होम पे जा सकते हैं और होम में भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको कॉपी और कट, या फिर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, और साथ में फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग यहाँ बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हम लोग आज इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे पास में कंप्यूटर होता क्या है। फ्रेंड्स कंप्यूटर हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, हम सभी लोगों ने कंप्यूटर को देख रखा है, हम लोग जानते हैं कि या हमारे पास एक मॉनिटर है, या हमारे पास एक कैबिनेट है जिसको हम लोग जनरली सीपीयू बोल देते हैं, कीबोर्ड दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा है, हो सकता है इसके अलावा आप लोग यहाँ पर प्रिंटर को यूज करते हैं, स्पीकर को यूज करते हैं, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हैं, या और यूपीएस, और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग टाइम पर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप देखते हैं। लेकिन बेसिकली फ्रेंड्स ये कंप्यूटर आखिर करता क्या है, देखिए ये केवल आपको डिस्प्ले करने का काम करता है और कुछ नहीं। जो कुछ भी प्रोसेसिंग होती है आप सब जानते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है।
ठीक है। मेन जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है? अपना सीपीयू, ठीक है। बेसिकली प्रोसेस कौन करता है? अपना सीपीयू। अब लेकिन सीपीयू जो है वो बेसिकली आपके पास एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है। एक 2 रुपए के सिक्के जितनी एक छोटी सी चिप होती है, जो इस कैबिनेट के अंदर जो अपने पास एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर एक स्लॉट होता है जहां आप अपना सीपीयू या जहां आप अपना प्रोसेसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो प्रोसेसर होता है वो इसके अंदर लगा होता है। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या चिप, जो भी आप कह दें। तो इसी वजह से हम लोग इस पूरे कैबिनेट को, इस पूरे बॉक्स को ही क्या कह देते हैं? सीपीयू। एक्चुअल में सीपीयू ये नहीं होता है, इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, बट उस चिप की वजह से हम लोग इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे कैबिनेट को क्या बोल देते हैं? सीपीयू। तो हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले कि प्रोसेसिंग कौन करता है? एक्चुअल में अपना सीपीयू। अब सीपीयू जो डेटा प्रोसेस करता है वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज में करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 और 0। 1 और 0 की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर काम करता है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इस कंप्यूटर को जब मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू दूंगा मैं? या तो कीबोर्ड के थ्रू मैं कुछ टाइप करूंगा, या कोई शॉर्टकट्स को यूज करूंगा, जैसे कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप या तो कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे? माउस के थ्रू जो है वो फाइल मेन्यू में जाकर के क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, फिर पर्टिकुलर किस लोकेशन पे फाइल को सेव करना है, फाइल का नाम फिर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो आप इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, ठीक है, आप जो कमांड दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो इनपुट आप दे रहे हैं, वो किसके थ्रू देते हैं? आप हमेशा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। प्रोसेस कहाँ होता है? यहाँ पर, ठीक है, कैबिनेट में। और इसका जो आउटपुट है वो कहाँ मिलता है हमें? या तो मॉनिटर पे दिखाई देगा, ठीक है, आपने जो टाइप किया वो आपका टाइप हुआ है कि नहीं, वो इसने टाइप करके वापस दिखाया आपको मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर के ऊपर आपको आउटपुट मिलता है। इसी टाइप से स्पीकर पे हमें आउटपुट मिल जाता है, आप जो गाने वगैरह सुन रहे होते हैं, या प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको अभी से पहले तक पता नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या करता है? आपकी इंफॉर्मेशन को एक तो प्रोसेस करता है और साथ में उसको स्टोर भी करता है। Most computers rely on a binary system that use two variables 0 and 1, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, तो हमारी डेफिनेशन में सबसे पहले ये आता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कंप्यूटर इज एन, कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पल्स होती है, ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक पल्स होती है उसमें आपके पास 2 टाइप की पल्स होती है, जैसे आप जानते हैं। आप लोगों ने जो है वो कई बार देखा होगा ट्यूबलाइट्स में या फैन में 2 वायर होते हैं, ठीक है। एक वायर आपके पास होता है जिसमें करंट होता है, और एक में नहीं होता है। जिसमें होता है उसको 1 कह रहा हूँ, जिसमें नहीं होता है उसको 0 कह देता हूँ। है इसलिए मैं इसको हाई कह देता हूँ, नहीं है इसलिए मैं इसको लो कह देता हूँ, या हम लोग चाहें तो इसको हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को समझता है, 1 और 0 को समझता है। और 1 और 0 की लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी। इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? 2 डिजिट्स को समझता है, और 2 डिजिट को हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी काम करता है, कैलकुलेशन कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो सारा किसमें होता है? बाइनरी फॉर्म में ही होता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कैलकुलेटिंग है, स्टोरिंग डेटा है, एल्गोरिदम्स है, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये सारे बेसिक काम है जो कंप्यूटर करता है। समझ में आया होगा? अब आखिर ये काम करता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर काम करता कैसे। हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोगों ने देखा था कीबोर्ड देखा, माउस देखा, मैंने आपसे कहा था एक सीपीयू, एक चिप होती है एक अंदर कंप्यूटर के अंदर, यानी कि कैबिनेट के अंदर अपने पास में जो है एक मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, रैम होती है, रोम होता है। ये सारे अपने पास क्या है? हार्डवेयर से। हार्डवेयर अपने आप में फ्रेंड्स यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो हार्डवेयर से काम करवाने के लिए उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस अपने पास जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। सॉफ्टवेयर्स होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता है। उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो अपने पास एक नाम आता है कि भाई प्रोग्राम होता क्या है? सेट ऑफ कमांड कह सकते हैं, सेट ऑफ कमांड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, भले आपकी बुक में नहीं लिखा है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स जो है वो क्या होते हैं? आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
लेकिन मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम जो है वो तो है सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रोग्राम। अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो कह सकता हूँ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या मिलके बनता है, आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बनता है आपके पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए टिपिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। कौन सा है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हम लोग वो बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका जो कह सकते हैं कि जैसे सीपीयू को बोल दूं, है ना, जैसे कैबिनेट बॉक्स है, इसमें सारे हार्डवेयर है, इनको काम करवाना है तो इनको इंस्ट्रक्शंस कौन दे सकता है, ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हार्डवेयर को डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या कह सकते हैं जो डायरेक्ट जिनका कम्युनिकेशन हार्डवेयर के साथ होता है, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके पास कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट हो सकते हैं, जिनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। जबकि एक आपके पास आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। जैसे मैं आपसे कह दूं, मुझे वीएलसी प्लेयर को यूज करते हुए कोई मूवी देखनी है, ठीक है, तो वीएलसी प्लेयर सच में इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके डी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल है उसको एक्सेस कर सके। तो वो वीएलसी प्लेयर क्या करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, भाई साहब मुझे ये फाइल चाहिए, इस फाइल को लोड करवा दो। तो उस टाइम ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करता है किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को एक्सेस करता है और वो फाइल जो है वो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है, देन उसके बाद में कुछ प्रोसेस होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड आल्सो कंट्रोल्स सच पेरिफेरल एज मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप कई बार ऐप भी कहते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप फॉर शॉर्ट में हम लोग ये कहते हैं इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ध्यान रखिए क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए ये यूज किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। बेसिकली इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, टैली है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप लोग यूज करते हैं वो सब क्या है आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं अगर मोबाइल के रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड शायद आप लोग जो है वो iOS को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या हो सकता है आप एंड्रॉइड को यूज कर रहे होंगे, कॉमनली यही चलते हैं, इसके अलावा भी कुछ नाम हो सकते हैं। तो ये आपके जैसे कि एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड अपने आप में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उस एंड्रॉइड के ऊपर जो आप लोग यूट्यूब यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, वो सब तभी चल पाएंगे जब आपने अपने कंप्यूटर में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को या iOS को पहले लोड कर लिया है। बिना iOS के या बिना एंड्रॉइड के आप वहां पर उसको यूज नहीं कर सकते। बेसिक चीजें हैं, आप समझते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को फिर से। देखिए मैं आपसे कहता, यूजर जो है, यूजर एक रिक्वेस्ट करता है उसको मूवी देख, तो वो रिक्वेस्ट किससे करेगा, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। जैसे कि एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीएलसी, ठीक है, तो वीएलसी प्लेयर को उसको चलाना है तो वो क्या यूज करेगा, पहले अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वीएलसी डायरेक्ट आपके हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपके पास, सपोज विंडोज, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ विंडोज। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर यूज कर रहा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके हार्डवेयर को, चाहे आपके प्रोसेसर को, चाहे आपके रैम को, चाहे आपकी हार्ड डिस्क को, पेन ड्राइव को एक्सेस करेगा। उसके बाद जो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसको परफॉर्म करने के बाद उसका जो रिजल्ट है, उसका आउटपुट है, वो वापस किसको मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि विंडोज को। विंडोज वो वापस किसको देगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मतलब कौन सा, वीएलसी को। और वीएलसी को यूज कौन करेगा, आपका यूजर, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ ना, इस एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है और यूजर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे आपके पास
इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टाइप का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है। किस किस को मैनेज कर रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, यहाँ कह सकते हैं फाउंड ऑन मैनी डिवाइसेस दैट कंटेन्स अ कंप्यूटर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, फ्रॉम सेलुलर फोन कह सकते हो, वीडियो गेम्स कंसोल कह सकते हो, वेब सर्वर्स कह सकते हो, सुपर कंप्यूटर कह सकते हो, इन सभी के अंदर अपने पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने पास है यूनिक्स। यूनिक्स जिसको हम लोग UNICS भी कहते हैं और UNIX भी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो शायद आप लोगों की स्कूल में भी हो सकता है। इसके अलावा विंडोज है, तो विंडोज कॉमनली हम लोग जो है यूज करते हैं, शायद आपके स्कूल में विंडोज हो या आपके पास में लाइनक्स हो, इन दोनों में से ही मोस्टली जो है यूज किया जाता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है वो सोलेरिस है। इसी की तरह हम लोग कह सकते हैं अपने पास एक बॉस भी है जिसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे जो है वो अदर कंट्रीज के, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो है आप जानते हैं जो भी आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपके मोबाइल से रिलेटेड अगर बात करें, चाहे वो आपके स्मार्टफोन की बात हो, चाहे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि पीडीए की बात हो, या टैबलेट की बात हो, या जो भी दूसरे आपके पास एम्बेडेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कौन सा है आप लोग जानते हैं। एक तो अपने पास है iOS, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास दूसरा कौन सा है, एंड्रॉइड, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास है विंडोज फोन है जो ऑलमोस्ट बंद हो गया क्योंकि विंडोज जो है नोकिया से लेकर के विंडोज बनाया, विंडोज चला नहीं, तो फिर फाइनली विंडोज को फिर से नोकिया पे आना पड़ा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज किसका कर रहा है अब, एंड्रॉइड का कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लैकबेरी है तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मोस्टली जो है ब्लैकबेरी भी एंड्रॉइड पे आ गया। तो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तब तो कौन सा, iOS और एंड्रॉइड है। इसी तरीके से नाम देख सकते हैं, एंड्रॉइड है, सिम्बियन है, iOS है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज मोबाइल है। तो ये कुछ कॉमन नाम है जो अपने काम के हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के कि कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि एक तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑफ ऑन, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने स्विच को ऑन करते हैं, पावर बटन को ऑन करते हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये फीचर जो प्रोवाइड हो रहा है, कौन कौन सी फाइल मेमोरी में लोड होगी, किस तरीके से लोड होगी, लिंकर क्या काम करेगा, लोडर क्या काम करेगा, ये सारा का सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो यहाँ पर इसको हैंडल करता है। दूसरा है कि ये जो है अपने इंटरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। जैसे कि मैं एक फाइल को सेव करना चाहता हूं तो मैंने कंट्रोल S क्या पूछता है, भाई साहब फाइल को कहां पर सेव करना है, मैंने बोला डी ड्राइव पे करना है, उसने बोला भाई साहब किस नाम से करना है, मैंने वहां पर नाम डाल के बताया, उसने बोला ये नाम पहले से ही यहाँ पर पड़ा था, क्या करना है, उसको ओवरराइट कर दूं क्या, मैंने बोला ओके यस उसको ओवरराइट कर दो, उसने कर दिया। फिर मुझे लगा यार ये फाइल मेरे काम की नहीं है, मैंने क्या कर दिया, उस फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। डिलीट करने से पहले पूछ रहा है भाई साहब सच में इस फाइल को डिलीट करना है क्या, मैंने बोला हाँ हाँ इस फाइल को डिलीट कर दो। तो उसने क्या कर दिया, उस फाइल को रिसाइकल बिन में भेज दिया। फिर मुझे याद आया यार ये फाइल तो मेरे काम की थी, तो मैंने क्या कर दिया, वहां से जाके रिस्टोर कर दिया। तो कहने का मतलब है आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट देते हैं वापस वो आपको आउटपुट देता है। मैं कंप्यूटर के साथ बात करता हूँ, कंप्यूटर मेरे साथ बात करता है। ऐसे ही जैसे कि आजकल आप लोग मोबाइल में सीरी के साथ कर रहे हैं या गूगल असिस्टेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास दूसरे और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, वैसे ही नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर के साथ यूजर इंटरफेस के थ्रू बात भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रोग्राम को लोड करना है, उनकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, है ना, अपना कंप्यूटर या कंपाइलर जो है किसको प्रायोरिटी देगा, वो सब भी यहाँ पर हैंडल किया जाता है। उसके अलावा आपके इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसी टाइप से आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है,
कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, भले आपने 5 कंप्यूटर में या एक कंप्यूटर में 5 सॉफ्टवेयर चला रखे हैं, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को कब कब चलाना है, कितनी देर बाद उनको टाइम स्लॉट अवेलेबल होगा, वो सारी कंट्रोलिंग यहाँ होती है। उनकी शेड्यूलिंग जो है वो यहाँ पर प्रोसेस होती है। उसके अलावा कह सकते हैं आपकी जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का मतलब कौन सा हो गया अपने पास, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी ये मैनेज करता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग, मतलब आप अपनी फाइल को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, अभी फाइल बना दी, बाद में ओपन कर दो, उसमें चेंजेस कर सकते हो आप। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है आपकी फाइल को, आप अपनी फाइल पे जो है वो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रिसोर्स यूजेस, तो आप इसको जो है बहुत तरीके से की आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या है, वही जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है वैसे ही आपके पास लगभग कुछ टास्क भी हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, आपकी कंप्यूटर की क्या परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता है, साथ में करेक्ट करता है एरर को। उसके अलावा प्रोवाइडिंग एंड यहाँ कह सकते हैं इम्प्रूविंग द यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस क्या हो गया, जो मेरे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं स्टार्टिंग द कंप्यूटर, इसी टाइप से रीडिंग प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मतलब रैम है यहाँ पे। मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन टू दोस प्रोग्राम, तो जो भी प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं उसको मेमोरी में लोड करवाने का काम, उनको कह सकते हैं मेमोरी अलॉट करवाने का काम भी इसी का है। इसी टाइप से कह सकते हैं प्लेसिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम इन सेकेंडरी स्टोरेज, आप जब अपनी फाइल को सेव करते हो तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर के स्टोर करवाना है, चाहे हार्ड डिस्क में है, चाहे आपके पेन ड्राइव में है, चाहे सीडी में है, या क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टरीज, यानी कि फोल्डर्स बना सकते हैं, डायरेक्टरीज भी कहते हैं, फोल्डर भी कहते हैं। इसी टाइप से आप अपनी डिस्केट्स को, यानी कि अपनी जो डिस्क है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करते हैं, आप अपनी फ्लॉपी को पेन जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ सीडीज और डीवीडीज भी अपने पास आती है जिसको हम लोग कहते हैं रीड राइटेबल होती है, जिसको कि आप डेटा को बार बार डिलीट करके भी उसमें डेटा फिर से लिख सकते हैं। इसी टाइप से कंट्रोलिंग द कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं सेंडिंग जॉब टू द प्रिंटर, प्रिंटर से कैसे प्रिंट करवाना है। मैनेजिंग सिक्योरिटी एंड या कह सकते हैं लिमिटिंग एक्सेस, इसके अलावा है अपने पास लोकेटिंग फाइल, फाइल को लोकेट करवाने का, डिटेक्टिंग वायरस, वायरस को डिटेक्ट करने का काम है। कंप्राइजिंग डेटा, आप अपने डेटा को कंप्राइज कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि थोड़ा कंप्राइज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से अपने पास जो है कुछ अपने यहाँ पर टास्क भी देख लिए हैं। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली वो 3 टाइप के आपके पास होते हैं, जो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इन तरीकों से। तो यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, एक जिसको कहते हैं इंटरेक्टिव, यानी कि जो जीयूआई बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। वैसे आपके पास इंटरफेस 2 टाइप के होते हैं, एक आपके पास होता है सीयूआई, ठीक है, सीयूआई, जबकि दूसरा होता है आपके पास जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, इसको कमांड लाइन भी कह सकते हैं आप, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो 2 टाइप हो जाते हैं आपके पास। ये एक जमाने में हम यूज किया करते थे, जिसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज के दिन में आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, या दूसरे जो कोई भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके पास कौन से हैं, जीयूआई होते हैं, ठीक है। तो सीयूआई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद आपके पास है रियल टाइम होता है। तो रियल टाइम में क्या होता है, जिसके अंदर जो है यूजर डिपेंडेंसी नहीं होती है, जैसे कुछ इनपुट मिलता है वो फटाफट उसका कुछ आउटपुट बनाता है, आउटपुट भेजता है ताकि दूसरे प्रोग्राम का इनपुट यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो रियल टाइम यहाँ अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बहुत सारी जगह मशीनरीज वगैरह जो है, ठीक है, एरोप्लेन्स जो है, रोबोटिक्स में जो है, वहां रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिले नहीं होता। इसके अलावा आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटेड, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो मोस्टली नेटवर्किंग में यूज लिए जाते हैं। तो तीनों को हम लोग यहाँ एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर आने वाला है वो है व्हाट इज एन यहाँ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट इंटरेक्टिव बिहेवियर इज नोन एज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरेक्टिव, जो आपके पास जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो है आपके पास एक तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपके पास है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके अलावा आप लाइनक्स को भी यूज करते हैं तो लाइनक्स का यूबंटू आपके पास हो सकता है, और भी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन कह सकते हैं सम पॉपुलर और मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जांपल्स इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आपके पास, मैकेंटोश है आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबंटू यूनिटी है आपके पास में, एंड आपके पास यहाँ पर और भी कह सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ आपके पास जो है वो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो खूब सारे नाम है, कॉमन नाम है, आप जानते हैं ये सारी चीजें। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वो अपने पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये जो है आपके पास इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन टिपिकली विदाउट बफर डिले। तो बफरिंग आप समझते हैं। ठीक है, जैसे डेटा आता है पहले वो मेमोरी में लोड होता है, देन वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पर बफरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, डेटा आया सीधे सीधे उसको फटाफट से प्रोसेस करके आगे भेजो, अदरवाइज क्या होगा, आगे का जो प्रोसेस है फिर वो उसमें डिले करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट आर मेजर्ड इन, यहाँ कह सकते हैं 10th और कह सकते सेकंड और शॉर्टर इंक्रीमेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो टाइम को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, डेटा को सेंड करने में या प्रोसेस करने में किसी भी टाइप का कोई डिले नहीं होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं कह चुका हूं कि इसको हम लोग जो है वो कहां यूज करते हैं, नेटवर्किंग के लिए। तो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मॉडल वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम that supports higher level of communication and integration of the machine on the network। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक किसका एक्सटेंशन है आपके पास में, तो कह सकते हैं कि ये आपके पास में जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका थोड़ा एक्सटेंशन है। अच्छा, इसमें होता क्या है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। दिस सिस्टम लुक्स टू इट्स यूजर लाइक ऑर्डिनरी, आपके पास जो ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट रन ऑन अ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो अपने आप में जो है इसके पास जो डेटा आएगा तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, ये कह सकते हैं इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग सीपीयू पे डेटा को प्रोसेस करता है। दिखने में बिल्कुल सिंपल सा एक कंप्यूटर लगता है। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि फिर ये आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है सर्वर क्लाइंट सिस्टम। सर्वर क्लाइंट सिस्टम का मतलब क्या होगा, जिसमें एक सर्वर होगा और इसके बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। तो ये भी इससे जुड़ता है, ये भी इससे जुड़ता है, ये भी इससे जुड़ता है, ये भी इससे जुड़ता है। ठीक है, तो अब इसके पास जो प्रोसेसिंग की है वो अलग अलग कंप्यूटर है, वो सब इसको रिक्वेस्ट करते हैं। ये मेन आपका सर्वर है, ये सारे आपके क्लाइंट है। जबकि दूसरा आपके पास क्या होता है, पीयर टू पीयर सिस्टम। पीयर टू पीयर सिस्टम में कुछ इस टाइप से होगा कि जैसे आपके पास 4-5 कंप्यूटर है, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पीयर टू पीयर सिस्टम। तो बेसिकली दो टाइप के आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सर्वर क्लाइंट सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम। बेसिक आईसीटी स्किल्स के सेकंड पार्ट को, और इसमें फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं आज कि किस तरीके से हम लोग अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई थिंक आप लोग भी उसी को यूज करते हैं। कंप्यूटर पे यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कह सकता हूँ फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है अपने पास, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी टाइप से उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विंडोज के अलावा लाइनक्स है आपके पास में, यूनिक्स है आपके पास में, डॉस है आपके पास में, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैकेंटोश है अपने पास में, बॉस अपने नाम सुन रखा है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास में कौन सा होता है, विंडोज होता है। ठीक है, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जो आप लोग शायद जानते भी हैं, बट अपने सिलेबस में, इसलिए हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर जो है कुछ फाइल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे अपने फोल्डर को क्रिएट करते हैं, इसमें डेस्कटॉप क्या होता है, स्टेटस बार क्या है आपके पास, टास्क बार क्या है आपके पास में, या बहुत सारी दूसरी जो बार होती है जैसे टाइटल बार वगैरह, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, बहुत बेसिक चीजें आप जानते हैं।
सिंपल है फ्रेंड्स, लैपटॉप है तो आप यहाँ पर पावर बटन को ऑन कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपके पास में डेस्कटॉप है तो फ्रेंड्स आप अपने सीपीयू कैबिनेट के ऊपर जो स्टार्ट बटन होता है, पावर बटन होता है, उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सिंपल सा काम है, जैसे ही आप अपने बटन को ऑन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पड़ा होता है, अपने हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोसेस जो करता है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग एक्चुअल में कहाँ होती है फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे से जानते हैं सीपीयू के पास में, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बेसिकली एक टाइप की चिप होती है, एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो फ्रेंड जब भी आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं तो प्रोसेस कौन करता है, आपका प्रोसेसर। अब प्रोसेसर प्रोसेस कहाँ से करता है, तो डेटा कहाँ होता है अपने पास, पहले रैम में आता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो डेटा सबसे पहले हार्ड डिस्क से कहाँ आता है, कॉपी होता है रैम के पास, और रैम से वो डेटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ आता है, अपने प्रोसेसर के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना जो डेटा है, यानी कि जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा अपना स्टोर पड़ाता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में जब लोड होता है तो उसके बीच में शायद आधे से 1 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है, बेसिक चीज है, आप समझ चुके हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि कंप्यूटर की डेस्कटॉप कैसी होती है। तो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये अपना क्या कहलाता है, वॉलपेपर। तो वॉलपेपर को चेंज कैसे करते हैं, आप राइट क्लिक कर सकते हैं, पर्सनलाइज में आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर इसमें जो दूसरी जो सेटिंग्स है, यानी कि सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कलर चूज करना हो आप कलर चूज कर सकते हैं, जो पिक्चर चूज करना चाहे पिक्चर चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्रेंड्स थीम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एक सिंपल सी ये वाली थीम या ये वाला वॉलपेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर वो वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इसी टाइप से मैं फिर से वही लेके आना चाह रहा हूँ, तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। इस बार मैं वापस वो पहले वाली इमेज ही लेके आ जाता हूँ, डार्क थीम पे, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद क्लोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे वो बैकग्राउंड में आपको वॉलपेपर वही मिल चुका है। आप यहाँ पर अपनी फोटोज भी लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, आप किसी भी इमेज को राइट क्लिक कर सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करिए, सेट एज बैकग्राउंड कर दीजिए या डेस्कटॉप कर दीजिए, तो वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स जो डेस्कटॉप आपके सामने आया, यहाँ पर आप कुछ आइकन्स देख सकते हैं। आइकन्स क्या होते हैं, आपकी कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स या आपके सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे कि इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो फ्रेंड्स ये गूगल क्रोम को स्टार्ट कर देगा, ये OBS स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग में काम आता है उसको स्टार्ट कर देगा। एक फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं यहाँ पर ओपन करना चाह रहा हूँ, आप कर सकते हैं। रिसाइकल बिन को आप ओपन करना चाह रहे हैं, इसी टाइप से दिस पीसी यानी कि आपके आपके कंप्यूटर के अंदर की जो स्टोरेज है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी टाइप से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताने वाला हूँ आपको कि ये सब क्या होते हैं, आपके आइकन्स होते हैं। इनमें से कुछ आइकन आपके सिस्टम आइकन्स होते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पे जब आप अपने विंडोज को चलाते हैं, ठीक है, यानी कि जब मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने अपने कंप्यूटर को पहली बार इंस्टॉल किया होगा तो उस टाइम पर कुछ बेसिक मेरे को यहाँ पर फीचर्स मिल चुके हैं। ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आइकन्स, कौन से, सिस्टम आइकन्स है। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं जो बाद में कभी भी आप करें, फाइल क्रिएट करें, फोल्डर क्रिएट करें, तो उनके भी यहाँ पर आपके पास कुछ आइकन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, या आप क्रिएट कर भी सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप यहाँ नीचे एक बार देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, अभी का टाइम दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है स्पीकर का वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बैटरी है, और भी दूसरी आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही है। तो ये सब आपके पास में क्या है, सिस्टम ट्रे होता है, जो आपके यहाँ यानी कि ये टास्क बार कहलाता है, इस टास्क बार पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास में कोई कुछ कह सकते हैं कि क्विक लॉन्च सॉफ्टवेयर हैं। अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं हम लोग चला रहे हैं, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं हम लोग यहाँ क्विकली लॉन्च कर सकते हैं, वो सारे आप यहाँ देखते हैं। इसी टाइप से आपके पास एक सर्च बार होती है, यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सीधा मैं ड्रीम लिख रहा हूँ तो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर मुझे दिखा देगा। सर्च के थ्रू आप किसी भी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि इसमें इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके पावर ऑफ बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो है पावर ऑन ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि शट डाउन वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स चेंज करना चाहे कर सकते हैं। इसी टाइप से आप कोई पिक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो इस इमेज के जो भी इमेजेस आपके कंप्यूटर में आप वो देख सकते हैं। इसी टाइप से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस बटन पे आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और ऑप्शंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि रिसेंट एडिट जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, अभी मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर चला रखे हैं, और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जैसे ए वाले सॉफ्टवेयर है, बी वाले सॉफ्टवेयर है, सी वाले, डी वाले, ई वाले, इस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करे हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे क्रिएट के अंदर आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए ऑफिस को, वन नोट को, या फिर कह सकते हैं और फोन या दूसरे ऑप्शन जो भी हैं गूगल के, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से गेम्स वगैरह के लिए आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मूवीज वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कुछ ऐप वगैरह, तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें आई थिंक आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप राइट क्लिक करते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू। न्यू में सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास फोल्डर, या आप चाहें तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को यूज करते हुए आप एन की को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रीनेम, आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेमो क्लास। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेमो क्लास नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, और इसके अंदर मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो फाइल क्रिएट करना भी सिंपल है। आप या तो न्यू में जा सकते हैं, जिस टाइप की फाइल आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस टाइप की आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं WS क्यूब टेक। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ एक फाइल जो है क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन मैं .txt ही रखता हूँ। ठीक है, ये नोटपैड की फाइल है, इसके अंदर आपको जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सैंपल फाइल। ठीक है, ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, जैसे फाइल में जाके सिंपल सेव बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो नाम आपने दिया वो फाइल आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप कोई और टाइप की फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं एक्सेल की फाइल को क्रिएट करना, आप चाह रहे हैं MS वर्ड की फाइल को क्रिएट करना, सिंपल है, आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से टेक्स्ट फाइल को भी यहाँ से फ्रेंड्स अगर चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, जैसे लिख देता हूँ ABCD। ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, उसके बाद लिख देता हूँ डॉट, सपोज कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वर्ड की फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, तो .docx होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे .docx कर दिया है, इसको यस कर देता हूँ। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये MS वर्ड की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और ये MS वर्ड में ओपन हो रही है, और वर्ड जो है जिसके अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा कुछ काम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, वापस इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, मतलब आप चाहें तो यहाँ से इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद कट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट आप समझते होंगे, कट मतलब यहाँ से इसको हटा दो, कॉपी मतलब इसकी कॉपी भी रहेगी और आप कहीं और ले जाकर के इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से आप इस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इसको रिनेम करना चाह रहे हैं, इसी टाइप से आप इस फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपको फाइल और फोल्डर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, ये बड़ा बेसिक है, आप समझ गए होंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, आप किसी फाइल को सेलेक्ट करते हो या फोल्डर को सेलेक्ट करते हो और डिलीट कर देते हो। देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट की को प्रेस किया है, अब वो फाइल अपनी रिसाइकल बिन में आ चुकी होगी। यहाँ बहुत सारी फाइल्स पहले से पड़ी होगी, यहाँ मैं आपको बस यही दिखाने वाला हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ एक फाइल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिलीट किया है। ठीक है, तो वो फोल्डर यहाँ आ चुका है। आप चाहते हैं कि इस फाइल को फाइनली आपको परमानेंट डिलीट करना है, सेलेक्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करके आप इसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, या आपको लगता है ये फाइल आपको वापस लेनी तो आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर। तो फ्रेंड्स जो डिलीट कर दी हुई फाइल है वो कहाँ जाती है, अपने रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन से आप उस फाइल को फिर से या उस फोल्डर को फिर से रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप जब अपने कोई पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को जब अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सब आपको कहाँ दिखाई देती है, दिस पीसी में, या कह सकते हैं कि माय कंप्यूटर में, या कह सकते हैं आपको सिंपल सा कंप्यूटर ऑप्शन दिखाई दे सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो मेरी हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन है, C है, D है, E है। ठीक है, CD ड्राइव मैंने यहाँ डाल नहीं रखी, पेन ड्राइव अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो वो भी दिख जाएगा। इसी टाइप से जो सारे वीडियोस मुझे वीडियोस फोल्डर में मिलते हैं। ठीक है, पिक्चर्स मुझे पिक्चर्स में मिल जाती है। इसी टाइप से यहाँ म्यूजिक के अंदर आप लोग म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। डाउनलोड्स में जो भी आप इंटरनेट से कुछ फाइल्स डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड्स में आती है।
आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में जाके स्टोर होता है। इसी टाइप से आपके डेस्कटॉप की जो भी फाइल्स वगैरह होती है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप चाहें तो यहाँ साइड में आप एक्सप्लोर भी करके देख सकते हैं पर्टिकुलर कौन से फोल्डर पे आप अभी हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ सपोज कि डी ड्राइव को या सी ड्राइव को, मैं सी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, आपको सारे फोल्डर दिख जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से इसके अंदर जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे जो है वो सपोज कि टर्बो सी पे जाना है। ठीक है, टर्बो सी पे आ जाऊंगा। इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे टीसी फोल्डर में जाना है, तो इस टाइप से आप अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो किस फोल्डर में क्या कुछ फाइल्स पड़ी है, किस तरीके से आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इसको वापस एक बार नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, सिस्टम आइकन्स कौन कौन से होते हैं, इसको किस तरीके से आप यूज में लेते हैं, इस टाइप से टास्क बार क्या है। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करने वाले थ्रेड्स को लेकर के, कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं। तो थ्रेड्स दैट अफेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम, कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, हम पहले वो बात करने वाले हैं। थ्रेड्स होता क्या है, थ्रेड्स के टाइप क्या होते हैं, और उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है जिसको हमें ध्यान रखना है, जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को और कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेकर के, कंप्यूटर सिक्योरिटी के थ्रेट्स को लेकर के। तो आखिर थ्रेट्स होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसके थ्रेट्स कैन रेफर्स टू एनीथिंग विच कैन हैम्पर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ अ पीसी। ठीक है, जो आपके नॉर्मल जो पीसी जो है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली उसको हैम्पर कर रहा है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आइदर वाया अ मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जो है वो कोई दूसरी हैकिंग अटैक्स को या हैकिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर को यहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के थ्रेट्स। बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो थ्रेट्स है आपके पास वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, और अगर अपन इसको भी देखें तो फ्रेंड्स ये अपने पास दो टाइप के हो जाएंगे, जिसमें एक अपने पास नेचुरल थ्रेट्स और दूसरा अपने पास है ह्यूमन थ्रेट्स। ठीक है, क्या था, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब ऐसा फीचर जो हमारे कंप्यूटर को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो है हैकिंग के थ्रू या मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, या जो है और दूसरे भी अपने पास जो है रीजंस हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अपन बात करने वाले थ्रेड्स जो है बेसिकली अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक है आपके पास नेचुरल थ्रेड्स, जबकि दूसरा आपके पास है ह्यूमन थ्रेड्स। पहले अपन बात करते हैं नेचुरल थ्रेड्स के बारे में। नेचुरल थ्रेड्स क्या होता है, तो नेचुरल थ्रेड्स का मतलब हो गया देयर आर द थ्रेट, ठीक है, पोस्ड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसमें नेचुरल थ्रेड्स का मतलब क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं, या कोई और दूसरा रीजन हो सकता है जिससे हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। अब उसके लिए आपके पास हो सकता है एक ऑप्शन है आपके पास फायर। ठीक है, फायर मतलब आग लग जाना। बेसिकली कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमने कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है काम किया, एक ऑफिस के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, सारा डेटा हमारा उस कंप्यूटर सिस्टम में ही था। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, या कोई दूसरी भी रीजंस की वजह से कंप्यूटर सिस्टम में आग लग चुकी है, या कह सकते हैं हमारा हार्ड डिस्क जो है उसको, या हमारे पास जो दूसरे स्टोरेज है जहां पर हमारा डेटा स्टोर था वो हमारा डेटा किसी न किसी तरीके से आग की वजह से नुकसान में हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अपन जो कॉमन बात करने वाले हैं जो अपने सिलेबस में भी है उसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल थ्रेट्स। और नेचुरल थ्रेट्स अपने पास यहाँ पर जो है वो तीन पार्ट में बताए गए। फर्स्ट है आपके पास फायर। फायर की वजह से हमारा डेटा जो है कई बार डिस्ट्रॉय हो सकता है। फायर के बहुत सारे आपके पास जो है चांसेस हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो अपने पास है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट्स की वजह से। और दूसरे भी हो सकते हैं, नेचुरल कोई आग वगैरह लग चुकी है तो उसकी वजह से भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरा जल चुका है, तो वहां से भी हमारा डेटा का लॉस हो सकता है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं फ्लड को लेकर के। तो फ्लड की वजह से भी जो है कई बार हमारा मदरबोर्ड, हमारी हार्ड डिस्क जो है खराब हो जाएगी, जिसमें भी हम लोग जो डेटा हम लोगों ने स्टोर कर रखा है तो वो भी खराब हो सकता है। हमारा जो डेटा स्टोर था वो डेटा भी अपना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा परमानेंटली।
तो यहाँ पर हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऐसी जगह रखें जहां फायर से या फ्लड से हम लोग बचा सकते हैं। इसी टाइप से तीसरा आपके पास है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब हो गया आपके पास हाई या फिर लो वोल्टेज। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अपने घर में जो है, अपने ऑफिसेज में जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वो जो वोल्टेज है वो कई बार हाई आ जाता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब, या लो वोल्टेज की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के चक्कर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा था और वो अब अपना डेटा वापस कभी भी नहीं आ सकता है। तो कुछ थ्रेड्स थे अपने पास, वो कौन से थे आपके पास, नेचुरल थ्रेड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, फायर है, फ्लड है और लाइटनिंग है। बेसिकली अपने सिलेबस में 3 ही लिखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कहीं कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आप एग्जाम के टाइम पर वो भी लिख सकते हैं, इन केस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो वो अपने पास है ह्यूमन थ्रेड्स। ह्यूमन थ्रेड्स मतलब अभी नेचुरल नहीं था, ठीक है। नेचुरल में क्या था, हो सकता है किसी कंडीशन में ऐसा कुछ हो गया, तो इसके लिए जो है जानबूझ के कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। लेकिन अब जो ह्यूमन थ्रेड्स है आपके पास, इसमें क्या है कि किसी न किसी पर्सन ने जो है जानबूझ करके ऐसे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाए। देखते हैं ह्यूमन थ्रेड्स क्या है। तो ह्यूमन थ्रेड्स जो है कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हैकर्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमारा डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, स्पैम के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो है जैसे वायरस है, ठीक है, या आपके पास जो है वॉर्म्स है, या दूसरे जो भी आपके पास एक्टिविटीज है, उन सभी के थ्रू जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए पहले तो अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन थ्रेड्स के अंदर, वो है फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक कंप्यूटर सिस्टम था, मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर किया, पीछे से कोई बंदा आया, पेन ड्राइव अटैच करी, मेरी वो फाइल थी, उसको यहाँ से कट पेस्ट करके ले गया, ठीक है। शायद उसने कॉपी पेस्ट करी या कट पेस्ट करी। अब मेरा जो एक्चुअल डेटा था, जो मैं चाहता था किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो डेटा मेरा शेयर इजीली हो सकता है। अब उस डेटा को कोई भी पर्सन जो है वो मिसयूज कर सकता है। तो कई बार जो है वो फिजिकल थेफ्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो डेटा हमारे सिस्टम में जो पड़ा है वो चोरी हो चुका है। या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि डेटा को चुराने के लिए आपके पास और कोई दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरस। वायरस क्या होता है हम लोग जानते हैं, बेसिकली आगे हम लोग वैसे पढ़ेंगे। वायरस आपके पास जो है वो, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि साइंस में बायो के अंदर जो एक टर्म होती है वायरस, वैसा ही वायरस हम लोग यहाँ कहेंगे। लेकिन ये जो वायरस है वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कोडिंग होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाने के बाद हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरस जो टर्म है वो तो बायो से लिया गया है, लेकिन इसकी भी एक फुल फॉर्म बना दी गई है, जो है आपके पास वाइटल इंफॉर्मेशन, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, आपकी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो बहुत जल्दी सीज होने वाली है। तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज से आपके पास एक वर्ड बनता है वायरस। इसी टाइप से आपके पास जो है वो ट्रोजन हॉर्सेस हैं। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं आपके पास, ये भी वायरस का ही एक टाइप है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो बैकग्राउंड में, मतलब वो हमें ऐसा लगता है एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। जैसे कई बार ऐसा होता है हम इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर हम लोग आराम से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बैकग्राउंड के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता रहता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेचता है, हमारी फाइल्स की कॉपी बना के बेचता है, ठीक है। या हो सकता है कि किसी फाइल को वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे आपके पास जो है वायरसेस के टाइप हो सकते हैं, जिनको हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो वायरस एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्सेस भी आपके पास जो है एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आपके पास एक और नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, ये भी आपके पास एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है, एक टाइप का वायरस ही है, जो क्या करता है अपनी बस कॉपी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर अननेसेसरी अपनी कॉपी बनाता है और उस प्रोसेस को जो है प्रोसेसर के पास भेज देता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूं, एक 5 MB की फाइल है जो आपके रैम के अंदर है, ठीक है, ओनली 5 MB की है। अब ये वॉर्म सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस 5 MB की एक कॉपी बनाएगा, 10 हो गया, फिर एक और बनाएगा, 15 हो गया, फिर एक और बनाएगा, 20 हो गया। इस तरीके से वो उसकी कॉपी बनाता जाएगा। जब रैम में आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी तो क्या होगा, हमारा रैम एक टाइम पे फुल हो जाएगा, हमारा प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग कर रहा होगा
क्या होगा, उस टाइम पर हमारी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो करने का काम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के स्टोरेज को यहाँ पर जो है वो ये कह सकते हैं हैंग करने का काम किसका होता है अपने पास, वर्म का। ठीक है, तो वायरस, ट्रोजन हॉर्सेज, वर्म्स, फिजिकल थ्रेट्स, ये सब किसने क्रिएट किया है, हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन थ्रेट्स। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आएगा थ्रेट्स क्या होता है। थ्रेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, दो ही थे अपन ने डिस्कस किया, कौन सा है, नेचुरल थ्रेट्स, और दूसरा कौन सा है आपके पास, ह्यूमन थ्रेट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट अब अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन थ्रेड्स के बारे में, उनको एक एक करके फिर से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास ह्यूमन थ्रेड्स के अंदर क्या है, वो आपके पास है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच सीम्स यूजफुल इन द बिगिनिंग बट विल कॉजेज डैमेज टू द कंप्यूटर वंस इंस्टॉल। नॉर्मली हमें लगता है ये एकदम सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, इंस्टॉल करते हैं हमें कुछ नहीं लगता है, सब कुछ सही है, हमने उसको इंस्टॉल कर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कौन है आपके पास, ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो है वो क्या है, वर्म्स। वर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली क्या करता है, रिपीट करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो क्या है, दिस इज अ फाइल दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इनटू मैनी कॉपीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, फिलिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क एंड दस स्लोइंग डाउन द कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्लो कर देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम वर्म्स आर, अब इनके कुछ नाम है जो यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ऐसे तो ये सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है। ठीक है, सारे ही सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। स्पाईवेयर नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा है, गुपचुप तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहा है और वो किसी को भेज रहा है। आपने अपने कंप्यूटर में क्या कुछ टाइप किया है, आप कौन सी वेबसाइट्स यूज करते हैं, किस वेबसाइट्स को कितने बजे आप देख रहे हैं, किस वेबसाइट से आपने क्या कुछ जो है कह सकते हैं कि परचेजिंग करी है, आपने ऑर्डर जो दिया है उसका पेमेंट कैसे किया है, उसके साथ आपने जो भी मेथड चूज किया है, चाहे आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो मेथड चूज किया है पेमेंट करने का, उसमें आपने कार्ड कौन सा यूज किया है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अच्छा उसके नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन ये चुराने की कोशिश करता है स्पाईवेयर। ठीक है, तो स्पाईवेयर क्या है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट गेट इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज। एक तो ये है कि चुपचाप अपने कंप्यूटर में आके इंस्टॉल हो चुका है, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, जैसे हो सकता है मैंने एक मूवी डाउनलोड करी है और मैं जिस चैनल से मूवी को डाउनलोड करा उसने साथ में क्या कर दिया, एक फाइल को भेज दिया और हमने गलती से उसको भी इंस्टॉल कर दिया, हमें पता ही नहीं चला कि हमने कोई यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी किया है क्या। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, दिस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू सेंड आउट डेटा रिगार्डिंग द कंप्यूटर यूजर्स ब्राउजिंग हैबिट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अपन नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसी में ही ह्यूमन थ्रेड्स के अंदर ही है, वो अपने पास है ऑनलाइन प्रेडेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर ह्यूमन एजेंट that get people to fall into unethical or dangerous relationship. ठीक है, due to this often reactivity they destroy lives of the immature mind among us. ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है ऑनलाइन स्कैम। ऑनलाइन स्कैम्स भी क्या है आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये भी वही है, बैंक अकाउंट से डिटेल वगैरह लेकर के करेगा। वी ऑफन गेट ईमेल, कई बार हमें क्या होता है, ईमेल्स मिलती है। ठीक है, अपने मेल बॉक्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो अपने काम की होती है, एक अपने काम की नहीं होती। कई बार क्या होता है, अनवांटेड ईमेल्स हमें बहुत सारी मिलती है जो अपने नॉर्मली स्पैम में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, वी ऑफन गेट ईमेल इन आवर मेल बॉक्स प्रोमिसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ अ बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पर जो है वो में जो है वो मनी को ट्रांसफर करने के लिए या आपको जो है गिफ्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, शायद आपको मिले होंगे, मुझे ऐसे कई बार ऐसे ऑफर्स आते हैं ईमेल के थ्रू। और अब तो फिर भी थोड़ा ये अलग अलग तरीकों से आ गया है। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के ईमेल्स आते थे कि जैसे किसी कंट्री का आ गया कि मैं जो है अपनी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ किसी को डोनेट करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है आपका कोई एनजीओ वगैरह कुछ है तो आप अपनी पर्सनल डिटेल दीजिए,
फिर कुछ लोग जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते थे। कई बार ऐसा भी आता है आपको 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, आपको 50,000 का कुछ बेनिफिट्स मिल गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार आपको कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, अमेज़न ने 30 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, नेक्स्ट 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 सेंड कर दीजिए, उसके बाद आपको इस कंपनी का मोबाइल गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत कॉमन है इन दिनों के अंदर। इन दिनों में इतना कॉमन है कि मैं कह सकता हूं मुझे अब इन दिनों में कम से कम 10 ऐसे टाइप के मैसेज मिल चुके होंगे। आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजिए, उसके बाद आप इस मैसेज को 10 लोगों को पास करिए, आपको इस कंपनी का फोन मिल जाएगा। तो ऐसे फेक आपके पास जो है बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे या आपके पास जो है लिंक्स आते होंगे जहां आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, और बिलीव करिए पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको बहुत जल्दी मिसयूज भी कर लिया जाता है। तो ऑनलाइन स्कैम में यही है आपके पास में। तो यही सारी कुछ चीजें हैं, आप अपनी अकाउंट डिटेल, एड्रेस और बहुत सारे इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के जो भी अपने इंफॉर्मेशन को भेजी उनको किसी न किसी तरीके से मिसयूज कर सकते हैं। तो बेसिक टॉपिक्स थे, आई थिंक आपको सारे समझ में आए होंगे। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मेजर टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर। अब हम लोग अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वो भी कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर्स आर प्रोवाइडेड विद सम मेजर टू प्रिवेंट कह सकते हैं अनवार्निश्ड एक्सेस बाय यूजर, ठीक है। तो कई बार जो है हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर को जो है किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर में से डेटा को चोरी नहीं किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, जो कंप्यूटर आपका, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर जो है एक मुझे कंप्यूटर सिस्टम मिला हुआ है, जो भी काम करना है मुझे उस कंप्यूटर सिस्टम में ही करना है। तो उस कंप्यूटर सिस्टम से जब जैसे कि मैं घर जा रहा हूं अपने, ठीक है, तो अब उस कंप्यूटर सिस्टम को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर सेट कर दिया। तो जब कभी भी हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूजर एंड पासवर्ड जो है वो डाल देंगे तो ऑब्वियस है उसको अब हमारे अलावा और कोई यूज नहीं कर पाएगा। जब तक सामने वाले को यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये इतना तो आप भी जानते हैं, लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप के लिए आप लोग लॉक भी लगाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है सिक्योर पासवर्ड यूज करिए आप। सिक्योर पासवर्ड का मतलब क्या, मैं जो है वो सपोज ऐसा कह सकता हूं कि मेरी जो कार का नंबर है, ठीक है, वही मेरे कंप्यूटर सिस्टम का भी नंबर है, वही मेरा बैंक अकाउंट के लिए भी मैंने उसी को यूज कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से उसी को मैंने और 2-4 जगह यूज कर रखा है। फेसबुक का पासवर्ड भी वही है, इंस्टाग्राम का भी वही है, और भी दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या मेरी ईमेल आईडी है, कहीं पर भी मैंने सब जगह उसी को यूज किया पासवर्ड को, तो कोई भी इजीली गेस कर लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो अपना पासवर्ड लगा रहे हैं वो ऐसा रखिए जो एक अकाउंट दूसरे अकाउंट का बिल्कुल अलग हो पहले तो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर आप कोशिश कर दीजिए कि एक तो कैपिटल हो, इसी टाइप से आपके पास स्मॉल भी हो, इसी टाइप से आपके पास नंबर भी हो, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो। तो इन सभी का मिक्सचर आप लीजिए और हर कोई इसको गेस नहीं कर पाए, इस टाइप से आप यहां पर अपना पासवर्ड और एक स्ट्रांग और एक सिक्योर पासवर्ड आप क्रिएट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास यूज प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कीजिए कि जो आपके कंप्यूटर में से डेटा को चुरा नहीं सके जब तक आप परमिशन नहीं दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर्स को भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करके रखिए जिससे कि कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सके। इसी तरीके से लॉक योर कंप्यूटर। अब लॉक योर कंप्यूटर का क्या मतलब हो गया, मैंने तो यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, ठीक है, तो मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, काम करते करते अचानक मुझे किसी ने बुलाया, मैंने अपना कंप्यूटर सिस्टम छोड़ा, पास वाले कंप्यूटर पे जाके बैठा, वहां 5 मिनट कुछ काम कर रहा था, वापस अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आके बैठ गया। तो मैंने क्या कर दिया, अपना कंप्यूटर सिस्टम लॉक नहीं किया। अच्छा, लॉक करना अलग होता है और शट डाउन अलग होता है, ठीक है, आप इतना समझते हैं। तो मेरे को क्या करना है, फिर से लॉक करना है। जैसे मैं सिस्टम पे आऊंगा फिर से पासवर्ड डाल दूंगा, उसमें कितना टाइम लगना, हार्डली कुछ सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से जो है इजीली अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं और यहाँ पर छोटा छोटा अगर डेफिनेशंस है जो आप डाल सकेंगे। बेसिकली आपके पास इन चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आने वाला है वो 2 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी आएगा 2 मार्क्स का ओनली। बाकी आपके पास जो है एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, 1 या 2 एमसीक्यू और फिलअप्स जो भी आते हैं, ठीक है। बेसिक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो वो है आपके पास हार्डवेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज। देखिए, हार्डवेयर क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं,
एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर क्या बनता है कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है, कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। लाइक मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको छू सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ये वॉच है तो मैं हाथ लगा सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मैं इसको पहन के आया हूँ। लेकिन इसको चलाने के लिए इसके अंदर मुझे क्या चाहिएगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी आपको चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास कुछ भी हार्डवेयर हो सकता है, लाइक रैम है आपके पास, रोम है आपके पास, मदरबोर्ड है आपके पास, ठीक है, या प्रोसेसर है, या कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं और जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, विच कैन बी टच्ड और सीन, वो सारे आपके पास हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, वो अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पे बहुत मिट्टी उड़ती रहती है, ठीक है। ऐसा होता भी है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ऐसा होता होगा जैसे जहां आपका डेस्कटॉप अगर कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, टेबल के पास रखा है और रोज वहां से थोड़ा डस्टिंग वगैरह कुछ होती होगी, साफ सफाई झाड़ू जो भी हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी डस्ट जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो प्रोसेसर, जो अपना सीपीयू बॉक्स है, ठीक है, जो अपना कैबिनेट है, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाती रहती है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टी उसके अंदर जाती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी रैम के ऊपर भी मिट्टी लग जाएगी, आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी मिट्टी लग जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम एक टाइम ऐसा आएगा चलना ही बंद हो जाता है। बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन यही है कि कंप्यूटर सिस्टम अपन कई बार ऐसा होता है चलाते हैं, चलता नहीं, होता क्या है, रैम बाहर निकालिए, फूक मारिए, थोड़ा सा कपड़े से साफ करिए, वापस डाल दीजिए, चलना शुरू हो गया। तो हमारा हार्डवेयर भी कई बार जो है वो मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाते। तो हार्डवेयर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या है, कंप्यूटर मस्ट बी केप्ट क्लीन। आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हर तरीके से क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर क्लीन होगा तो उसकी फिर जो प्रोसेसिंग है, जो भी कुछ कह सकते हैं कि बेसिकली जो उसकी वर्किंग है वो थोड़ी इजीली हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंप्यूटर मस्ट बी केप्ट क्लीन का मतलब अपन कीबोर्ड को देख सकते हैं। कीबोर्ड पे आप जो गंदे हाथ लगा देते हैं, कई बार खाना खाते हुए आप हाथ लगा देते हैं, कई बार कोई चाय वगैरह कुछ गिर गई तो उसके जो निशान हो जाते हैं। तो कई बार होता होगा, आपने देखा होगा कीबोर्ड से टाइप करना आपके लिए टफ हो जाता है, ठीक है। टफ इन द सेंस कि वो फील जो है अलग हो जाता है, थोड़ा कीबोर्ड जो है अलग तरीके से वर्क कर रहा है। माउस में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो माउस को भी कई बार अपन क्या करते हैं, कपड़े से अच्छे से साफ करते हैं, कीबोर्ड को भी साफ रखते हैं, जिससे कि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सके। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी जो है हमारे को, अपने को जो है वो बेसिकली कंप्यूटर को क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हमारा डेटा वगैरह कभी भी यहाँ लॉस नहीं हो सके। दूसरा अगर अपन बात करें, कंप्यूटर शुड बी केप्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए जहां आप कंप्यूटर यूज करें, बहुत ज्यादा गर्मी वाला भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड वाला भी नहीं, ठीक है। ठंड वाला तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि नॉर्मली अपन कह सकते हैं इतनी ठंड अपने यहाँ पड़ती नहीं है। लेकिन गर्मी की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्म, जैसे कई बार आपने देखा होगा आप कार में कहीं जा रहे हैं धूप में या गर्मी के टाइम पर, ऐसा कई बार हुआ, मेरे साथ तो हुआ है। मैंने अपना फोन जो है कार में ही रख के भूल गया और कार अंदर से इतनी गर्म हो चुकी है, जैसे आऊं बाहर अपना फोन निकाल के ऑपरेट करने लग रहा हूं तो मेरे फोन ने ही मना कर दिया, इस टेम्परेचर में आगे वर्क कर ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ में भी होता है, कई बार बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज्यादा हीटिंग की वजह से अपना कंप्यूटर जो है वो खराब हो सकता है। तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक जो भी आपका मॉडरेट टेम्परेचर है उसी में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं, ऑल कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू सर्ज प्रोटेक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन यहां पर बात कर लेते हैं, कंप्यूटर एंड डिस्क मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक जो है उसमें आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज रखना है और साथ में जो है वो क्लियर रखना है, ठीक है। डिस्क जो है आपकी वो क्लियर रहनी चाहिए। इसी टाइप से अवेयर ऑफ की लॉगर, ठीक है। तो की लॉगर्स अपने पास क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं कुछ डिवाइसेस होते हैं जो अपने कीबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जहां आप अपने कीबोर्ड की पिन को, स्लॉट्स को डालते हैं तो उसके साथ ही कनेक्टेड रहता है, जिससे कि आपकी जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं कीबोर्ड से उसकी कॉपी बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है हार्डवेयर सेफ्टीज के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास एक टर्म आने वाली है, वो बैकअप एंड रीस्टोर। अब बैकअप एंड रीस्टोर होता क्या, पहले अपन ये देखते हैं। कई बार जो है वो अपना कंप्यूटर खराब हो सकता है। अब कंप्यूटर खराब हो गया किसी वजह से, ठीक है, हमारे कंप्यूटर का डेटा डिस्ट्रॉय हो गया,
तो हम लोग ये चाहते हैं कि यार अगर कंप्यूटर खराब हो गया और अपने पास जो फाइल्स थी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो पड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अपन काम कैसे करें। तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल में भी लेते हैं। आपकी इमेजेस हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, वो सब आप क्या करते हो, क्लाउड स्टोर पे स्टोर कर लेते हो। क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव हो सकती है आपके पास, आई क्लाउड हो सकता है, जहां आप अपनी फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। इन केस कभी ऐसा भी होता है अपना फोन चोरी हो जाता है, ठीक है, जैसे ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है, फोन चोरी हो गया, डेटा का बैकअप लिया हुआ था, दूसरा फोन जब हमने खरीदा तो वहां पर उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है, तो आपका जो भी डेटा जो आपके गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ा था वो डेटा एज इट इज आपको मिल जाता है। तो अपने पास जो है बैकअप एंड रीस्टोर का एक अच्छा सा ऑप्शन होता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं। तो यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में बात करें, बैकअप्स प्रोटेक्ट योर डेटा अगेंस्ट मैनी फेलियर सच एज हार्डवेयर फेलियर, है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपका कंप्यूटर आप चला रहे थे, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है किसी कारण से, शायद ऐसा हो सकता है हार्ड डिस्क खराब हो गई हो, शायद ऐसा हो सकता है रैम खराब हो गई हो, शायद प्रोसेसर में मिस्टेक हो गई, शायद मदरबोर्ड में मिस्टेक हो गई, कुछ भी हार्डवेयर फेलियर हो सकता है। तो उस टाइम पर अपने पास तो वो फाइल पड़ी है, बैकअप पड़ा है, तो अपने लिए काम का हो गया। इसी टाइप से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है, जैसे कि अपने डिस्कस किया था, फायर्स हैं अपने पास में या फिर फ्लड है, इन केसेस में भी हमारा बैकअप लिया हुआ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइप से कुछ एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ फाइल, तो कई बार ऐसा होता है गलती से हम कोई दूसरी फाइल को डिलीट कर देते हैं, हमको करनी कुछ और थी, हमने कोई और दूसरी फाइल डिलीट कर दी, अब हमारे पास वो फाइल है ही नहीं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई फाइल अगर डिलीट कर भी दी है, पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का फिर भी बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं हम लोग, हार्ड रिकवरी, सॉफ्ट रिकवरी, ऐसे नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे। बट वो जो है वो आपको उतना अच्छे तरीके से आपको फाइल जो है वो नहीं देता है, और इसके लिए भी आपको जो है वो सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, उसके थ्रू आपको फाइल्स जो है वो वापस रिकवर हो सकती है। तो फिर भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप अपनी फाइल्स का जो है बैकअप लेकर के रखें, जरूरत पड़ने पर आप उस फाइल को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें सॉफ्टवेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड केयर के अंदर ही, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को या आपके पास जो भी आपकी डेटा है उन सभी डेटा को आप जो है वो सिक्योर कर सके, सेफ रख सके। तो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अपने पास एक फीचर होता है कंट्रोल पैनल, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जाकर के सर्च कर सकते हैं, सिंपल है कंट्रोल पैनल, और जितनी भी कंट्रोलिंग होती है, चाहे वो टाइम एंड डेट की हो, चाहे वो वॉलपेपर चेंज की हो, चाहे थीम चेंज की हो, एक्स वाई जेड जो कुछ भी काम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं वो सारा का सारा, या कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो वो सारा कहां से होता है, कंट्रोल पैनल के थ्रू ही होता है। भले ही आप टाइम जो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जनरली आप नीचे टास्क बार पे राइट साइड में जो सिस्टम ट्रे वहां पे क्लिक करते हैं, बट वो एक ऑप्शन आपको मिला है, वो शॉर्टकट है। एक्चुअल में जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे कहां से हो रहे हैं, कंट्रोल पैनल से ही हो रहे हैं। या आप कीबोर्ड की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, माउस की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस को आप ज्यादा कम रखना चाह रहे हैं, और भी अगर आप स्पीड वगैरह आप कम इसकी माउस की आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो सब होती कहां से, कंट्रोल पैनल से। तो कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स भी दे रहा है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल पैनल अलाउज यू टू व्यू एंड चेंज बेसिक सिस्टम सेटिंग्स एज गिवन बिलो। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो भी आपको यहाँ कंट्रोल पैनल कुछ ऑप्शंस देता है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं विंडोज फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या होता है, देखिए फायरवॉल अपने आप में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार हम लोग इसको कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, कई बार हम लोग कहते हैं हार्डवेयर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। देखिए फायरवॉल होता क्या है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हम लोग यूज करें, इंटरनेट से कोई पर्सन है, ठीक है, इंटरनेट से कोई पर्सन हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं वो एक्सेस नहीं कर सके, कोई दूसरा पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सके हमारे बिना परमिशन के। तो यहाँ पर अपने कंप्यूटर में क्या है, अपन ने एक सॉफ्टवेयर यूज कर रखा है जो बाहर से, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से हमारे कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस करेगा तो उसको रोकने का काम करेगा। कौन करता है, फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है विंडोज फायरवॉल, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल पैनल में, आप अगर लिखेंगे तो आपको फायरवॉल ऑप्शन मिल जाएगा। डिफॉल्ट ये ऑन होता है। आपको पता होगा आप कई बार जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में भी या कंप्यूटर में भी, तो आपसे परमिशंस पूछता है, भाई ये परमिशन आप उसको ओके करेंगे तो ही वो उसको इंस्टॉल करेगा। तो बेसिकली वो परमिशंस किसका है, क्योंकि वो बाहर से आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आप परमिशन दोगे आपकी लोकेशंस की, वो बोल रहा है मैं लोकेशंस एक्सेस करूंगा,
वो बोल रहा है कि मैं आपके कॉन्टेक्ट एक्सेस करूंगा, वो बोल रहा है मैं आपका माइक जो है वो यूज करूंगा, तो जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको रोकने के लिए अपने पास कौन है, फायरवॉल। इसी टाइप से अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस आ गया तो वायरस को रोकने के लिए भी आपको यहाँ एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आपके पास क्या सॉफ्टवेयर सेफ्टी है, ठीक है, जो क्या करता है आपकी फाइल्स को या जो आपका जो डेटा है उसको सेफ और सिक्योर रखता है। एंटीवायरस, ठीक है, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली वायरस कोई नहीं और भी दूसरी चीजों को प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। तो अपन आगे डिस्कस करेंगे एंटीवायरस। इसी टाइप से आपके पास है स्पाईवेयर एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। तो स्पाईवेयर को रोकने के लिए भी आपके पास या अनवांटेड सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए भी कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं। हालांकि ये सारे आजकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा देता है। ऐसे ही आपके पास जो एडवेयर होते हैं, ठीक है, जो एड वगैरह आते हैं ना अपने पास कंप्यूटर सिस्टम में, साइड में आपने देखा कई बार एड आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए भी आप यहाँ पर जो है वो एंटी एडवेयर यूज कर सकते हैं, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंटी स्पाईवेयर आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है आजकल जो लेटेस्ट आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है विंडोज पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने डेटा को सेफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, विंडोज पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो पासवर्ड अप्लाई करवा सकते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और कई बार ऐसा होता भी आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल पड़ी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए भी वो आपको क्या बोलेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। भले आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर रखा फिर भी वो आपसे जो है वो परमिशन पूछता है, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी टाइप से अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वही इसी के अंदर है। सबसे पहले है वायरस, ठीक है, वायरस होता क्या है और फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे वायरस को रोकने के लिए। तो वायरस को थोड़ा सा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, वापस एक बार देख लेते हैं। वायरसेस क्या है, वायरसेस आर इंस्ट्रक्शंस है that are put into a computer program in order to stop it working properly and destroy information, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि ऐसे कौन कौन से डैमेजेस हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, डैमेजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। क्या क्या है, सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं डिक्रीजिंग द हार्ड डिस्क स्पेस, ठीक है। वायरस आ जाएगा तो अपने हार्ड डिस्क स्पेस को यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उसको डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या करता है अपनी डुप्लीकेट फाइल्स बनाता है, जैसे वॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप से डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड फाइल, तो कई बार क्या होता है अपनी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, विच क्रिएट बैड सेक्टर ऑन द डिस्क। तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर ना बैड सेक्टर बनाने का काम करता है ये वायरस। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट बात करें, कॉजिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू हैंग सो दैट इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी कीबोर्ड और माउस मूवमेंट। तो कंप्यूटर हैंग होना बेसिक चीज है, आपने शायद सुन रखा होगा, जो क्या करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी काम को करने से रोक देता है। कौन रोकता है एक्चुअल में, वो वायरस, ठीक है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कॉपिंग डिलीटिंग डेटा इन फाइल्स कॉजिंग अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी इन द डेटा। तो आपके डेटा की कॉपी बनाना, उसको डिलीट करना आपकी फाइल्स को, ठीक है, ये सब भी आपके वायरस के काम हो सकते हैं। इसी टाइप से स्लोइंग द प्रोसेसर स्पीड, तो आपकी जो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको भी ये स्लो कर देगा, और साथ में बाय डिस्ट्रॉइंग फाइल एलोकेशन टेबल, जिसको अपन फैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है वो फैट की वजह से, या ये कह सकते हैं कि स्लोइंग द प्रोसेसर स्पीड बाय डिस्ट्रॉइंग फैट, तो ये फैट फाइल को जो है डिलीट कर देता है। फैट फाइल आपके पास एक टाइप की इंडेक्स फाइल होती है जिसके थ्रू आप किसी भी फाइल तक पहुंचते हैं, ठीक है। आप जैसे रीडर में जाकर के किसी फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअल में एक इंडेक्स है, वो ओरिजिनल फाइल नहीं होती है। जो भी आप अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सब एक्चुअल में इंडेक्स फाइल से ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है मालवेयर। अपन ने अभी क्या डिस्कस किया था, वायरस, अब क्या है मालवेयर। मालवेयर जो है उसको अपन कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर बेकार सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी टाइप से स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे और बैकग्राउंड के अंदर ऐसे कुछ काम करते रहेंगे और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं पहुंचाते रहते हैं। इसी टाइप से आपके पास नाम आता है एडवेयर। एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में अनवांटेड जो एड्स है ना, एडवर्टाइजमेंट, वो डिस्प्ले करते रहते हैं। इसी टाइप से
आपके पास नाम आता है वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? तो वर्म्स आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी डुप्लीकेट फाइल बनाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखते बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन बैकग्राउंड के अंदर जो है अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसी टाइप से आपके पास है स्पैम। स्पैम क्या होता है? आपके पास जंक ईमेल्स होती है। बेसिकली आपके पास स्पैम एक टाइप का फोल्डर होता है ईमेल में, ठीक है। ईमेल प्रोग्राम का एक फोल्डर होता है जिसमें अनवांटेड या जंक ईमेल जो अनवांटेड है, हम लोग नहीं देखना चाहते, नहीं यूज करना चाहते, वो आपकी वहां पर आके स्टोर हो जाती है। बेसिकली आपके पास स्पैम के अंदर जो है वो अनवांटेड ईमेल्स के अंदर कैसे कह सकते हैं, जो एडवर्टाइज से रिलेटेड जो ईमेल्स आती है आपके पास, वो अपने यहाँ आके स्टोर होती है। इसी टाइप से अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है वायरस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, यू शुड एंश्योर योर सिस्टम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय फॉलोइंग सम गाइडलाइन एंड रूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर दो, इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। आपको क्या करना है, एंटीवायरस प्रोग्राम को यहाँ इंस्टॉल करना ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। इसी टाइप से क्या है, ऑलवेज कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ऐसा नहीं कि आपने आज जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर दिया, अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने आज की तारीख में क्या 2 महीने बाद एक नया टाइप का वायरस बन गया और वो वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ा है लेकिन वो पुरानी डेट का हो चुका है, आने वाले टाइम में एक और नया टाइप का वायरस आएगा, तो आपको क्या करना है, अपने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से उसको आपको अपडेट करते रहना। इसी टाइप से आपको जो इंटरनेट से कई बार हम लोग फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो डू नॉट डाउनलोड द फाइल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज ऑन इंटरनेट। तो कई बार आप लोग इंटरनेट से जो है कहीं से कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस फाइल के साथ भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ सकता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना है कि ऑथराइज्ड वेबसाइट है तो ही आप वहां से उसको डाउनलोड करें, ठीक है। इसी टाइप से नेवर रिप्लाई टू एन अननोन ईमेल, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास नेवर यूज फॉरेन डिस्क और सीडी विदाउट स्कैनिंग इट फॉर वायरस। तो आप जो सीडी है, डीवीडी, हालांकि अब तो टाइम खत्म हो चुका है सीडी और डीवीडी का, ठीक है, आजकल हम सीडी डीवीडी को लगभग ना के बराबर ही यूज करते हैं, तो फिर भी अगर आपके पास कोई सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको अपने कंप्यूटर में डालने के बाद एक बार क्या करें, उसको स्कैन करें कि इसमें वायरस तो नहीं है। अगर वायरस फ्री है तो ही आप अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर में कॉपी करिए, ठीक है। बेसिक है, समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो एंटीवायरस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस। क्या क्या करता है, एक तो प्रिवेंट करता है, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है वायरसेस को फ्रॉम अ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है वंस इंस्टॉल, कौन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन। मतलब आप अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो है ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और अगर आपने यहाँ पर कोई फाइल डाउनलोड भी करने वाले हैं, आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, कोई फाइल आप कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ये प्रोटेक्ट कर देगा आपकी, क्योंकि जो भी आप फाइल्स लेंगे तो उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहेगा। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो वो आपके पास है नॉर्टन है, इसी टाइप से कैस्परस्काई है, मैकेफी है, एवीजी है या बिट डिफेंडर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे अवीरा है या एफ सिक्योर है, या आपके पास में और आपको जो भी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, तो इमेजेस के थ्रू भी मैंने आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करी है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो आपके पास है कुछ यूटिलिटी टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को या परफॉर्मेंस को और अच्छे से एनहांस करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं अपन देख सकते हैं, जैसे एक है डिस्क क्लीनअप, जो अपने अनवांटेड फाइल्स को, जिसको हम लोग काफी टाइम से यूज ही नहीं कर रहे हैं, उनको ये क्लीन करने का काम करता है। बेसिकली यहाँ डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं और बैकअप एंड रीस्टोर सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है यहाँ थ्रेड्स को डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड कुछ दूसरे टर्म्स को डिस्कस किया है।
तो आज इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।